ओके। जय हिंद, जय भारत, निखिल। अच्छा। विजिबल, ऑडिबल, स्क्रीन दिख रहा है सब कुछ? हम्म। ओके। ग्रेट, ग्रेट। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट। गुड आफ्टरनून एसएस। गुड आफ्टरनून निखिल। गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो क्या कहते हो? चले फाइनल क्लास, हाँ? बहुत स्टार्टिंग से लेके बहुत सारे नए नए चीज़ें हम लोग सीखे। एंड आई थॉरली इंजॉयड इंटरेक्टिंग विथ यू गाइस, और होप दी इमोशन इज सेम बोथ साइड। तो आज जो हम लोग करेंगे, लास्ट फाइनल जो हमारा सेशन है, उसमें ऑब्वियस सी बात है एडवांस प्रैक्टिस का सेशन है। आप लोगों का एसबीआई पीओ के जो एग्जाम है वो बहुत ही क्लोज है। नाउ दैट यू आर लेफ्ट विथ व्हाट 7-10 days, 10 days for that. So this is the time to do more of reflection and be more oriented towards कि किस तरह से हम अपने दिमाग को और बेहतर तरीके से यूज कर सके, how you can use your mind, your brain in better ways. So that's something that is very important at this point of time. So rather than stuffing you with a lot of stuff from here and there, what you should more focus on in the areas of quant, one second, quant, English and reasoning and descriptive, right? In these four areas, you should only focus on your, how your attempts and analyzing them, and on the basis of your analysis, if you are able to find something that you are missing, then work on that. But that's it. This is the only thing that matters. So practice, analysis, and working on the things that you are not getting right. So that's what matters. Obviously in GA you must be studying, you must be revising, you must be going through stuff, right? But in that also what I'll suggest you, आप लोगों को जो मैं suggest करूंगा कि general awareness में भी ना आप काइंडली जितना आप कर रहे हो ना, मतलब पढ़ाई कर रहे हो वो अच्छी बात है, पर टेस्ट देना, मतलब जनरल अवेयरनेस के जो मॉक्स है, जनरल अवेयरनेस में सॉरी मॉक्स में जो जनरल अवेयरनेस का सेक्शन है उसको भी पूरे तरीके से देना, कितना कर पा रहे हो। क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि एसबीआई पीओ या जितने भी बैंकिंग एग्जाम हैं आजकल कैसे कर रहे हैं कि दे आर गिविंग यू जनरल अवेयरनेस क्वेश्चन, एंड दे आर ऑल्सो seeing that whether you are able to think deeper into it, क्या आपको सरफेस लेवल नॉलेज है या कितना डेप्थ में नॉलेज है। अगर आप लोगों ने रीडिंग किए गए हैं, मतलब यू हैव बिन रीडिंग ऑल अलोंग, तो और जनरल अवेयरनेस ये लास्ट 1-1.5 महीना आपने अच्छे से पढ़ा है, तो यू वुड बी इन अ पोजिशन टू थिंक अबाउट इट। ठीक है, बट ये नहीं होगा अगर सिर्फ आप डेटा कलेक्शन कर रहे हो। आपको टेस्ट भी देने पड़ेंगे, टेस्ट भी देने पड़ेंगे। अगर मान लो 10 टेस्ट दिया, उसमें आपने 400-500 क्वेश्चंस देख लिए, तो वो 400-500 क्वेश्चंस आर समथिंग दैट यू विल हार्डली फॉरगेट। और ऐसा नहीं कि उस क्वेश्चन को उस फॉर्म में आएगा, बट उसका जो ओवरऑल इम्पैक्ट है वो आपको हेल्प करेगा वहां पे आंसर करने के लिए। तो ये आपका भी करने का है, बहुत ज्यादा काम मत करो अभी, राइट? इट इज बेटर टू हैव अ माइंड विच इज फ्री इनफ टू थिंक, rather than a mind which is too much cluttered, clustered, and panicked, tensed. ये नहीं चाहिए। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट आपने बार बार सुना ही होगा कि हल्का फुल्का टेंशन तो ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा जब टेंशन हो जाता है, डिस्ट्रेस में चला जाता है माइंड, तब वो आपका बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं देता है। और जो आप लोग हो जिन्होंने प्रिपेयर किया है इतने महीनों से, अच्छे से प्रिपेयर किया है, नाउ यू आर जस्ट आउट देयर, देयर इज एवरी फाइटिंग चांस कि आप लोगों का हो जाए इस बार। तो उस टाइम पे द ओनली थिंग दैट कैन स्टॉप यू फ्रॉम गेटिंग दैट SBI PO coveted selection is only you। अगर आपने उस दिन ठीक तरीके से नहीं किया, अगर आपने उस दिन अपना बेस्ट नहीं दे पाए तब, और अपना बेस्ट आप तभी दे पाओगे जब अपना आपका दिमाग चलेगा, राइट? तो ओवर बर्डन मत करो, प्रिपेयर करो बट ओवर बर्डन मत करो अपने दिमाग को।
सो डू वी हैव टू टेक डिस्क्रिप्टिव मैराथन शेड्यूल्ड ऑन 30th अप्रैल? हाँ, एकदम एकदम, उसका एक वीडियो भी आने वाला है। वो उसके लिए आप लोग एनरोल मत कीजिएगा, राइट? वो मैंने आप सबके लिए, जो भी डिस्क्रिप्टिव प्रो के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए आई आई हैव आस्क्ड देम टू गिव द एक्सेस डायरेक्टली। उसके लिए आपको डोंट पे फॉर इट। वो ट्यूसडे में वो लोग आपको ये आपको एक्सेस दे देंगे उसको। तो जो लोग इसका पार्ट नहीं है, दे वुड एनरोल फॉर इट। पर वो वर्कशॉप, व्हाट आई आई वांट टू डू इन दैट वर्कशॉप, लेट मी टेल यू, कि अगर उस वर्कशॉप में अगर लोग, एज यू नो, कि बहुत लोग एनरोल कर लेते हैं बट लाइव सेशन में अटेंड नहीं कर पाते टाइम के वजह से, और बाद में देखेंगे सोच के। लेकिन अगर उस वर्कशॉप में लाइव में बहुत लोग आ गए, तो एक तो हो जाएगा कि कैसे हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं, इवन इफ देयर आर सम पीपल, तो हमारा ये हो जाएगा कि कैसे परफॉर्म कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू अदर्स। पहली बात ये। दूसरी बात ये है कि वो एक फाइनल अटेम्प्ट हो जाएगा टाइम बाउंड प्रैक्टिस के लिए। ओके। तो वो एक मैं करवाना चाहता हूँ, एक प्योर 2 से 3 घंटे का सेशन, जहां पे यूड राइट अ लॉट, मतलब इतना लिख लोगे ना कि आपको लिखना कोई बड़ा काम ही ना लगे। अभी तक हम लोगों ने क्या किया है डिस्क्रिप्टिव में हमने बार बार लिखा है, हमने देखा है। लेकिन इट्स लाइक कि 4 दिन 5 दिन पहले मैं एक धक्के से आप लोगों को इतना करा देना चाहता हूं कि उस दिन जाके आपको डिस्क्रिप्टिव आसान न लगे, राइट? सो दैट्स व्हाई आई थॉट, क्योंकि एक मेरे पास ये भी था कि हाउ मेनी क्लासेस, वी हैव ओनली 2 क्लासेस इन डिस्क्रिप्टिव अभी रिमेनिंग। बट अगर मुझे आप लोगों के, अब हमारे पास तो ज़्यादा दिन भी नहीं है, अगर आप लोगों को एक झटके में ऐसा कर दे कि आपके लिए बहुत आसान, ये वाले जो 10 क्लासेस है ये आप अटेंड कर रहे हो, तो ऑटोमेटिकली वो हो गया होगा। और एक एक्स्ट्रा पुश के लिए मैं वो कर रहा हूँ। बट जो भी डिस्क्रिप्टिव प्रो के स्टूडेंट्स हैं, उनको एनरोल नहीं करना है उसमें, वो आप लोगों को मिल जाएगा। बट लाइव अटेंड करने की कोशिश जरूर कीजिए। ओके, ये मैं आप सबको रिक्वेस्ट है, क्योंकि लाइव में जो इंटरेक्शन हो पाता है, जो आप लोगों को मैं बोल पाता हूँ, या आप लोगों के जो क्वेश्चंस है, क्वेरीज है, जो मैं रिजॉल्व कर पाता हूँ, वो आपको मैं बाद में नहीं कर पाऊंगा, है ना? ठीक है, चलिए। So, what do we do in today's class? So, obviously, we will have a mixed practice. ये हमारा एडवांस प्रैक्टिस का लास्ट सेशन, जिसमें हम सारे तरह के क्वेश्चंस या मेजर तरह के क्वेश्चंस एसबीआई पीओ लेवल के हम लोग उठाएंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, गिव टाइम। एंड इसमें पहले मैं अजम्पशन का क्वेश्चन है ये, चूज द बेस्ट अजम्पशन ऑन विच द आर्ग्यूमेंट इज बेस्ड। तो अजम्पशन का रूल बता देता हूं, फिर से रिवाइज कर लेते हैं। हाउ टू आइडेंटिफाई अजम्पशन थ्रू इट्स प्रॉपर्टीज, रूल ऑफ जनरल। ठीक है, यू हैव टू ईदर, मतलब एजम्पशन का जो ऑप्शन होता है, या तो ब्रिजेस द गैप बिटवीन फैक्ट और प्रेमाइस एंड द कंक्लूजन ऑफ द ऑथर। और एजम्पशन हमेशा ऑथर का हमें मांगा जाता है। नेगेशन का शॉर्टकट आप यूज कर सकते हो, मतलब ऑप्शन को नेगेट करके देख सकते हो अगर आपका जो असर्शन है वो नेगेट हो जाता है। और एजम्पशन ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो कि आर्ग्यूमेंट में क्लियरली स्टेटेड है। तो इन बेसिस पे आप इस क्वेश्चन को देखिए एंड डू इट।
Okay, so let's look at the options and how do we do this. ठीक है, आप लोगों ने आंसर दिया है, देखते हैं वो सही है कि नहीं है. Read the following group of statements and choose the best assumption on which the argument is based. The 15th Finance Commission argued that setting up a fiscal council is an essential part of 21st century fiscal architecture. तो फाइनेंस कमीशन बैठा था, वो बोलता है कि भाई आपका जो फिस्कल काउंसिल जो है वो एसेंशियल पार्ट है 21st सेंचुरी फिस्कल आर्किटेक्चर का. IMF case studies confirms that independent fiscal institutions have been effective complements to fiscal rules in monitoring their effective implementation have contributed to improve fiscal surveillances. तो इसको सपोर्ट करने के लिए ऑथर फाइनेंस कमीशन का आर्ग्यूमेंट कि फिस्कल काउंसिल होना चाहिए 21st सेंचुरी में फिस्कल आर्किटेक्चर को बेटर करने के लिए, इसको सपोर्ट करने के लिए IMF के जो केस स्टडीज है उनके रिजल्ट्स को कोट किया गया है. अब बताया जा रहा है बट फाइनेंस मिनिस्ट्री, मतलब बट के बाद कॉन्ट्रास्ट आएगा. बट फाइनेंस मिनिस्ट्री रिजेक्टेड द आइडिया citing that there are institutions such as the CAG, NSC, Finance Commission that already perform some or all the proposed function of the Fiscal Council. तो फाइनेंस मिनिस्टर का आइडिया उल्टा है, जो ऑथर बोल रहा है या फाइनेंस कमीशन बोल रहा है उससे वो एग्री नहीं करते हैं. उनका कहना ये है कि ऑलरेडी हमारे पास मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन है जो मिला के वही सेम काम करती है, राइट. तो क्या जरूरत है. अब ओ ओ ओके 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 आंसरी मैं यहाँ पे एक पार्ट ओके यहाँ पे ना एक पार्ट में डालना भूल गया. यहाँ पे क्वेश्चन को जब टाइप कर रहा था uh, आप लोग ये देखिए, इसमें एक पार्ट है कि हमें फिनेंस मिनिस्ट्री का अजम्पशन चाहिए है. ठीक है, मैं तो मेरे दिमाग में जब क्वेश्चन को फ्रेम कर रहा था तब ये था कि फिनेंस मिनिस्ट्री का अजम्पशन क्या है, ये चाहिए. मतलब आर्ग्यूमेंट का अजम्पशन नहीं, क्योंकि यहाँ पे ना दो सेट ऑफ आर्ग्यूमेंट है. ठीक है, एक है फिनेंस कमीशन का और एक है फिनेंस मिनिस्ट्री का. ओके, तो यहाँ पे टाइपिंग के टाइम पे मेरे से वो छूट गया है. अब हम लोग दोनों बात कर लेते हैं. ठीक है, देखते हैं ऑप्शन में दोनों है कि नहीं है. मेरे दिमाग में था फिनेंस मिनिस्ट्री का अजम्पशन क्या है. अब आप लोग मुझे बता सकते हो फिनेंस मिनिस्ट्री का अजम्पशन क्या है. फिर हम लोग ऑप्शंस को देखेंगे और देखेंगे फिनेंस कमीशन का अजम्पशन है कि नहीं है. बट फिनेंस मिनिस्ट्री का अजम्पशन क्या है. सही, आपने आपने आप लोगों ने एकदम सही कहा. डी इज फिनेंस मिनिस्ट्रीज अजम्पशन. कैसे, फिर पहले फिनेंस मिनिस्ट्री का देखते हैं. सो द क्वेश्चन हियर इज कि फिनेंस मिनिस्ट्री का अजम्पशन क्या है. दैट इज व्हाट आई थॉट आई वुड गिव यू, व्हिच आई फॉरगॉट व्हेन आई टाइप्ड इट. ओके, अभी क्लियर है. अब देखते हैं ऑप्शंस को. फिस्कल काउंसिल इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड हैज बीन इफेक्टिव इन इवैल्यूएटिंग फिस्कल पॉलिसीज. तो ये फिनेंस मिनिस्ट्री का अजम्पशन नहीं हो सकता है, उस दूसरे तरफ का है ये. Fiscal Council is an independent entity which functions autonomously in the fiscal space. Again ये काउंसिल के बारे में बात कर रहा है, तो ये इसके बेसिस पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा फिनेंस मिनिस्ट्री के. इसको नेगेट करेंगे तो क्या फिनेंस मिनिस्ट्री जो सोचता है कि फिस्कल काउंसिल की कोई जरूरत नहीं है, उस पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं पड़ने वाला है. तो ये भी नहीं एलिमिनेटेड. CAG and other institutions lack robustness in independently evaluating fiscal policies of the government. Right? अब ये अगर हमारे फिनेंस मिनिस्ट्री का अजम्पशन होगा तो कभी भी वो ये वाला डेटा नहीं देगा सपोर्ट करने के लिए कि जरूरत नहीं है फिस्कल काउंसिल का. तो ये नहीं होगा Finance Ministry का assumption. Finance Ministry considers the current fiscal architecture to be robust and as per the standards of 21st century fiscal architecture. अब यहां पे देखो, Finance Ministry considers current fiscal architecture to be robust. अभी जो है वो robust है एंड स्टैंडर्ड्स के है, इसीलिए उनको कोई चेंज इसमें चाहिए नहीं, ऐसा लगता है. दिस मेक सेंस. अगर मैं इसको निगेट करूं तो फिनेंस मिनिस्ट्री का पूरा आर्ग्यूमेंट जो है ध्वस्त हो जाता है. तो डेफिनेटली दिस इज
वेरी रेलेवेंट assumption फॉर द फाइनेंस मिनिस्ट्री। तो डी को तो हम रखेंगे, ई को पढ़ लेते। फिस्कल काउंसिल वर्क्स एज अ सेफ्टी वाल्व फॉर एनी टाइप ऑफ फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट्स और मार्केट्स, अनरिलेटेड है किसी भी तरीके से, किसी का भी assumption होते हुए, ये दिख नहीं रहा है, एलिमिनेट हो गया। तो फिक्स फिनेंस मिनिस्ट्री के लिए डी वुड बी द आंसर। ठीक है, राइट, एंड यू गाइज आर करेक्ट, परफेक्टली फाइन, एकदम सबने सही किया। अब देख लेते हैं कि, क्योंकि इसमें हम लोग, मैंने बात किया था कि फिनेंस कमीशन के लिए क्या है। फिनेंस कमीशन का अजम्पशन है कि जो है वो इनफ नहीं है, इसके लिए अलग कुछ चाहिए है। बाकी दो यहां पे काम नहीं आता, ये उसका उल्टा होता है, ये तो इरेलेवेंट है, तो ओनली सी कुड हैव बीन द आंसर फॉर फिनेंस कमीशन। एकदम क्लियरली तो नहीं, बट बाकी ऑप्शंस को एलिमिनेट करके सिर्फ वही बचता है, तो सी वुड हैव बीन द आंसर फॉर द फाइनेंस कमीशन, डी वुड हैव बीन द आंसर फॉर द फाइनेंस मिनिस्ट्री। ठीक है, राइट, ओके, क्लियर, वेरी गुड, वेरी गुड, सही है निखिल। पहले आपने शायद फाइनेंस कमीशन का मार्क किया था, नहीं? हाँ, इसीलिए आपका, चल चलो दोनों सही है आपके, गुड गुड, सही है एस एस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं पहले आपको रूल नहीं दिखाता हूं, आप पहले कर लीजिए, उसके बाद मैं रूल दिखाता हूं, ठीक है, एंड देन आई विल सॉल्व इट। तो टेक योर टाइम एंड डू दिस क्वेश्चन। Okay, so the answers have already come, so let us now look at the answers. Now, what what do we have to do? Which of the following most weakens the above contention that women's MPs should have greater participation? पहले इस पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं। Women member of parliament surely should have a strong say on the proposed prohibition of child marriage amendment bill that seeks to raise the legal age of marriage from for women to 2021। तो एक बिल है जो मैरिजेबल एज ऑफ वुमेन को 21 तक लेके जाने की बात कर रही है। But as has been widely reported, the bill has been referred to a parliamentary standing committee on education, women, children, youth and sports। मतलब जो एक स्टैंडिंग कमेटी है एजुकेशन के ऊपर, वुमेन, चिल्ड्रन, यूथ, स्पोर्ट्स के ऊपर, उसके पास ये बिल को भेज दिया गया है। तो इस बिल को अगर भेज दिया गया है तो हमारे पास अब क्या, व्हाट इज द आर्ग्यूमेंट? द फॉल्ट, ना द फॉल्ट इज कहाँ, एंड दैट हैज एग्जैक्टली वन वुमेन एमपी आउट ऑफ 31 मेंबर। तो एक फैक्ट दिया जा रहा है कि उसमें 31 मेंबर है जिसमें से एक, सिर्फ एक वुमन है। तो व्हाट इज द कॉन्ट्रास्ट? द कॉन्ट्रास्ट इसकी वुमेन के ऊपर बिल है, लेकिन जिसके पास ये बिल के लिए डिस्कशन के लिए गया है उस पार्लियामेंट्री कमेटी के में सिर्फ एक वुमेन है आउट ऑफ 31 मेंबर्स। द फॉल्ट इज नॉट दिस और दैट कमिटी, अभी वो एक्सप्लेन कर रहे हैं ऑथर। द फॉल्ट लाइज इन हाउ डोमिनेंट मेल पॉलिटिशियंस हु डिसाइड ऑन कमिटीज एंड इलेक्टेड कैंडिडेट्स थिंक। तो उनको उनको ये कि ये वाली कमिटी ही सिर्फ प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है। द फॉल्ट, उनको लगता है ये गलत है कि एक वुमेन बिल जिसमें सिर्फ एक वुमेन होगा 31 में से जो डिसाइड करेंगे, तो ये गलत है। और उनको, उनका ये कहना है कि ये सिर्फ एक बिल की बात नहीं है, ये अक्रॉस द बोर्ड जो मेल पॉलिटिशियंस है और जो इलेक्टेड मेंबर्स है वो उनकी सोच को दर्शाता है, और यही प्रॉब्लम है।
अब हमें करना क्या है, हमें करना यह है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट वीकेंस द अबव कंटेंशन दैट वुमेन एमपी शुड हैव ग्रेटर पार्टिसिपेशन इन पार्लियामेंट्री कमेटी पर्टेनिंग टू वुमेन इश्यूज। तो ऑथर का कहना है कि ज्यादा पार्टिसिपेशन होना चाहिए वुमेन का, हमें उसको वीकेन करना है, ऐसा जरूरी नहीं है। और उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो वीकेन द आर्ग्यूमेंट के लिए वी हैव नेगेटिव एजम्पशंस और एजर्शन। हम देखते हैं कि स्टेटेड एजम्पशन का नेगेटिव कुछ है कि, सॉरी, अनस्टेटेड एजम्पशन का नेगेटिव कुछ है कि नहीं, स्टेटेड प्रेमाइस और फैक्ट्स का नेगेटिव कुछ है कि नहीं, वो मीडियम कैटेगरी का होता है। और लो कैटेगरी का होता है कि एनालॉगस केसेस में, सिमिलर केसेस में नेगेटिव डायरेक्शन में रिजल्ट अगर दिखाया हुआ है। इनमें जो ऑर्डर होता है प्रायोरिटी का, हाई मीडियम लो होता है। सबसे ऊपर होता है एजम्पशन असर्शन जिनको स्टेट किया जाता है, फिर नेगेटिव फैक्ट और प्रेमाइस, और नहीं तो लास्ट में जाके सिमिलर केसेस और एग्जांपल्स। अब हम लोग इसके बेसिस पे ऑप्शंस को गो थ्रू करेंगे। The proportion of women in the strong parliament is still a low 14%. A standing committee on women's issues doesn't even reflect this proportion. अब अगर ये कुछ करता है ये तो स्ट्रेंथन करता है, क्योंकि वो कह रहा है कि ये जो हम आपका वुमेन पार्लियामेंट्री कमेटी है उसमें वुमेन ही नहीं है, और उस चीज को और स्ट्रेंथन कर रहा है विद डेटा, तो ये तो एलिमिनेट हो गया, वीकेन नहीं कर रहा है। Data shows that women candidates have as good as an electoral strike rate as their male counterparts. How is it relevant? It is not relevant to the issue. Irrelevant. Eliminated. Participation of women voters is steadily increasing in the elections. How is it relevant? It is not relevant. Right. हमारा काम है वीकेंड करना कि कोई भी पार्लियामेंट्री कमेटी जो वुमेन के बारे में बात कर रही है, या कोई कमेटी जो वुमेन के बारे में बात कर रही है, उसमें नेसेसरी नहीं है कि वुमेन ज्यादा हो। Parliamentary Standing Committee with just women candidate out of 31 implies that the fate of millions of women would be decided by biased representation of women. ये भी strengthen कर रहा है, eliminate कर दो इसको, ये तो strengthen कर रहा है ना। अगर biased है तो वो होना नहीं चाहिए था ना, हमें तो दिखाना है कि होना चाहिए, या फर्क नहीं पड़ता। पार्लियामेंट्री ऑब्वियसली 4 एलिमिनेट हो गए तो ई रखता है, तो ई आंसर है, और आप सबने इसको सही किया है, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस। बट देखते हैं कि ई आंसर क्यों है। Parliamentary committees are decided on the experience and credibility of the politician rather than gender-based classification and issues in concern. तो पार्लियामेंट्री कमिटी को बनाने जाने का जो रूल है, ये ना देखिए, assumption on the basis of which, the rule based on which parliamentary committees are fixed, fit और created, ये वो दर्शाता है, दिखाता है। तो दिस इज द नेगेटिव assumption। अगर पार्लियामेंट्री कमिटी बनाया जाता है नॉट ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर रिप्रेजेंटेशन बट ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस, बेस्ड ऑन द एबिलिटी टू टेक बेटर डिसीजन, तो फिर क्या फर्क पड़ता है मेल है फीमेल है, फर्क पड़ता है बेटर डिसीजन होगा कि नहीं होगा। तो ये जो है, ये एक अजम्पशन को स्टेट करना होगा, पार्लियामेंट्री कमेटी क्यों बनना चाहिए उसके ऊपर, या उसका कॉम्पोजिशन क्या होना चाहिए उसके बेसिस पे। so what should be the parliamentary committee be like, or how should it be composed? If it is based out of the rule that it should be created on the basis of the experience of the members and their ability to take decision, then whether there are women or male in that particular committee doesn't matter, because they are experienced and capable enough to take the right decision. So therefore E would be the answer in this case for that particular part. ठीक है, क्लियर है? तो E इज द आंसर। आप सबने सही किया, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट वाला देखिए।
ओके डन। चलिए आप लोगों का आंसर आ गया है एंड नाउ आई विल एक्सप्लेन दिस वन। सो here, what did it say? A passage is given by three statements. Read the following passage and answer the question that follows. Quiet quitting is a term that has captured a lot of working people's imagination lately. It means doing the bare minimum at your job, putting in least amount of effort required. Do not go beyond the call of duty. Shut your laptop at 5, check out from the work mentally, physically and emotionally. This argument has some theoretical logic, but quiet quitting just doesn't work in practical terms. ये ऑथर का ओपिनियन है कि भाई क्वाइट क्विटिंग का पहले डेफिनेशन दे दिया, क्वाइट क्विटिंग होता क्या है, एंड देन से इट डजंट वर्क। या अब यहां पे आ, हमारा क्वेश्चन क्या है, इसको पढ़ने से पहले क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट स्ट्रेंथेन्स द कंटेंशन दैट क्वाइट क्विटिंग इज नॉट गुड फॉर अ प्रोफेशनल। मतलब हमें ऑथर को सपोर्ट करना है, स्ट्रेंथन करना है। तो स्ट्रेंथनिंग के लिए क्या होता है, अगेन अजम्पशन को स्टेट करना या सपोर्टिंग असर्शन देना, वो हाईएस्ट प्रायोरिटी ऑर्डर है। पैरेलल फैक्ट्स और प्रीमाइस, राइट, और सेम डायरेक्शन का रिजल्ट एनालॉगस केसेस में। तो क्योंकि यहां पे मल्टीपल ऑप्शंस है, तो अगर हमारे पास मीडियम और हाई का या लो का और मीडियम का ऑप्शन आता है तो हम लोग दोनों को ले सकते हैं। अगर हमारे पास इन तीनों के बीच में या पांचों के बीच में चॉइसेस होता है तब हम लोग उस ऑर्डर में रहते, प्रायोरिटी में लेते। अभी प्रायोरिटी मैटर नहीं करता उस तरह से। Young workers are no longer encouraged to give it all and are prescribed to maintain a work-life balance. क्या ये ऑथर के असर्शन के पैरेलल है? नहीं है। ऑथर का असर्शन बहुत क्लियरली है कि क्वाइट क्विटिंग काम नहीं करता है। अब वो काम नहीं करता है कंपनी के लिए भी, बंदे के लिए भी, तो ये तो एलिमिनेट हो गया। यंग वर्कर डूइंग क्वाइट क्विटिंग बाय हिज सीनियर्स विल आल्सो, अच्छा अगर ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया, अब हमारे पास ये तीनों में से एक बचा। अब दोनों को करना ही पड़ेगा, लेकिन क्योंकि हम लोग चूज नहीं कर सकते, ओनली 2 ओनली 3 दोनों है। A young worker doing quite quitting by his seniors will also be seen as mediocre, unmotivated and not proactive. तो क्वाइट क्विटिंग जो कर रहे हैं उनके सीनियर्स को ये लगेगा कि यार ये बंदा तो मीडियोकर है, अनप्रोडक्टिव है और प्रोएक्टिव नहीं है। तो ये उस बंदे के लिए जो कर रहा है, उसके करियर के लिए, उसके लिए अच्छा नहीं है। तो ये डेफिनेटली ये वीकन करता, सॉरी स्ट्रेंथन करता है ऑथर के असर्शन को, क्वाइट क्विटिंग अच्छा नहीं है। Quiet quitting is always discovered and judged and thereby ultimately is detrimental to one's career. Again, similar. अगर हम देखें कि ये दोनों 2 और 3 हमें वो फैक्ट दे रहे हैं जिससे पता चलता है कि क्या गलत होता है क्वाइट क्विटर्स के साथ। तो क्वाइट क्विटर्स के साथ जो गलत हो रहा है या होता है, ये जो एक एडिशनल नेगेटिव फैक्ट दे रहे हैं 2 और 3, ये दोनों मेक्स इट वेरी क्लियर दैट क्वाइट क्विटिंग नहीं करना या क्वाइट क्विटिंग के लिए नुकसानदायक है। इट्स लॉस इंड्यूसिंग फॉर द पीपल हु आर क्विटिंग, क्वाइट क्विटिंग is what is clear, and therefore it strengthens the argument of the author that quiet quitting does not work in practical terms. So both 2 and 3 should be my answer. तो अगर 2 अगर आपको समझ में आया तो 3 सिमिलर है, वो आपको समझ में आ जाएगा और इसी से आप आंसर कर पाओगे कि दोनों होगा, एक नहीं होगा। ई इज द आंसर। वेरी गुड, वेरी गुड। आई एम सो हैप्पी कि आप लोग सारे जो है सही कर रहे हो और बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से, बहुत ही कम टाइम पे सही कर रहे हो। निखिल कुछ कह रहा है, क्या कह रहा है? गुड थिंग टू अप्लाई क्यूक्यू इन एनी जॉब इफ दे फेवर सम अदर पर्सन अबव यू एंड डोंट गिव टाइमली प्रमोशंस। अच्छा, ये तुम्हें तुम्हें मतलब ये ऐसा लग रहा है कि पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहे हो, हाँ निखिल? अच्छा, मैं ना इसमें इसमें ये टेक अ टिप फ्रॉम यू कैन से एन एल्डर ब्रदर, बोल सकते हो कि एक टिप दे सकता हूं मैं एज एन एल्डर टू यू गाइस, कि आप लोग ना जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम में रहे तो ऑब्वियसली सिंसियरली अच्छे तरीके से काम करें, बट देयर इज ऑलवेज पॉलिटिक्स। आई मीन देयर वुड ऑलवेज बी पॉलिटिक्स इन द वर्किंग एनवायरनमेंट। तो क्वाइट क्विटिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छी बात इस तरह से नहीं है, क्योंकि वो काम के साथ ही कॉम्प्रोमाइज करने को बोल रहा है। बट एक चीज है कि अगर मान लो तुम क्वाइट क्विटिंग को प्रैक्टिस कर रहे हो फॉर द फैक्ट दैट वो आपके ऊपर ज्यादा प्रेशर ना डाले, लेकिन कभी भी ये आगे सामने वाले को समझने मत देना, राइट? बी वेरी क्लियर अबाउट वन थिंग कि इंडिया में इफ यू आर क्लियर अबाउट कि भाई मेरा ये काम था, मैंने ये कर दिया है, अब मेरा खत्म हो गया है, ये अगर तुम बोलोगे तो तुम्हारे ऊपर ज्यादा काम आ जाएगा।
So if it is not your, if you are not the owner of that particular thing, I mean owner का मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप एक्चुअली में वो बिजनेस ओन कर रहे हो, कहीं पे अगर जा रहे हो और वो ब्रांच आपके अंडर है, आपका आपका वो काम को आप ओन कर रहे हो, राइट, एंड यू आर इन कंट्रोल ऑफ दैट। जहां पे कंट्रोल में नहीं है वहां की बात कर रहा हूं, यू आर इन कंट्रोल ऑफ दैट, वहां पे तो जो भी आपको करना है सिंसियरली करो आपके ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन जहां पे आपको बायसनेस क्रिपिन होते हुए दिख रहे हैं ऊपर वाले लोगों का, वहां पे प्ले टू द गैलरी अ लिटिल, दैट्स आल्सो what do you say, an ability that you'll have to inculcate in yourself if you have to work for longer term in the corporate world of India, right? For that matter, for any part of the country, sorry, any part of the world, but yes, in India specifically, कि आपको ये नहीं दिखाना है कि आप काम नहीं कर रहे हो या आपके कुछ बेसिक पैरामीटर्स है जिसके बाहर आप काम नहीं करोगे, बट आप उसके बाहर काम मत करो अगर आपको लगता है कि वो आपके ऊपर ज्यादा प्रेशर बोलता है। बट जस्ट उसको इस तरह से दिखाओ कि हाँ कर तो रहा हूं बट हो नहीं पा रहा है, ठीक है, राइट। दिस इज फ्रॉम experience of corporate India, from training thousands of people in corporate India. You'll have to, if you'll have to control your sanity, you'll have to be a little diplomatic about yourself and your work. चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। हाँ यार, वो तो करना ही पड़ेगा, डिप्लोमेसी इज द की, नहीं जैसे। चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करो। Okay, the answers have arrived. Let us move on and check it out. Whether you guys are correct or not. करेक्ट ही हो गए हैं, नहीं? यस, आई एम श्योर। अब जब सोचना आ गया है, जब समझ के करना आ गया है, तो गलत कैसे होगा? मैंने आप लोगों को फर्स्ट सेकंड क्लास में बताया था, याद है, कि अगर क्वेश्चन एम्बिगुअस नहीं है तो क्रिटिकल रीजनिंग इज एज क्लियर एज मैथ्स, उसमें एक ही आंसर हो सकता है, यही हो सकता है। ऑब्वियसली रियल लाइफ में हमारे पास जो डेटा पॉइंट्स है वो क्योंकि लिमिटेड होता है, इसके वजह से दो हम लोग यहाँ पे लाइफ में क्रिटिकल रीजनिंग एकदम क्लियरली करके जा सकते हैं, लेकिन जब हम उसी चीज को हमारे हमारे लाइफ में लगाएंगे तब हमें पता चलेगा कि क्यों हम लोग ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे, राइट, बिकॉज देर इज अ लैक ऑफ डेटा, डेटा इनएडिक्वेसी वाले केसेस। बट जहां पे रियल लाइफ में डेटा हमारे पास एनफ है टू मेक अ डिसीजन, वी विल ऑलवेज टेक द राइट डिसीजन, राइट।
उसके बाद उसके ऊपर करना है कि नहीं करना है वो तो आपका चॉइस है, लेकिन यू विल ऑलवेज नो व्हाट इज द राइट एंड द डिफरेंस बिटवीन द राइट एंड नॉट द राइट, नॉट सो राइट डिसीजन। तो वो तो आ ही गया है आप लोगों को, वो पिछले क्लासेस से ही हम, मैं कह रहा हूं ना कि यू गाइस आर आंसरिंग मच मच फास्टर देन व्हाट नॉर्मली सीन इन द फॉलोइंग। तो इस क्वेश्चन को भी देखते हैं आप लोगों ने सही किया या नहीं किया। In the following question, a paragraph is given followed by 5 options, each giving a conclusion that may or may not follow. Choose the one which reflects the conclusion that follows. Resolutions are about willpower and self-control, both finite resources. Willpower, self-control दोनों finite है और resolution इसी का part है. We get exhausted trying to run our life on willpower all the time. Such a beautiful statement. ये जैसे मैंने देखा ना तो मुझे बहुत अच्छा लगा, because it's actually, you know, though the sentence, the paragraph seems to be so philosophical, but it's actually so true. हमें बचपन से अगर कोई काम नहीं होता है तो बताया जाता है कि आपकी विल पावर की कमी है, आपकी हार्डवर्क की कमी है। ये इतना वन डायमेंशनल वे ऑफ ट्रीटिंग थिंग्स है कि मुझे हमेशा से ही पसंद नहीं था ये। तो क्यों 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 मैं बता रहा हूं कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हार्डवर्क की कमी नहीं होती है, विल पावर की कमी नहीं होती है, मैं ये एकदम नहीं मानता हूं कि हाँ इनकी भी कमी हो सकती है, पर सिर्फ इन्हीं के कमी से हमारा हर फेलियर रिलेटेड होगा ये मैं नहीं मानता हूं। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट बहुत बार मैंने देखा है कि वी वर्क इन द रॉन्ग डायरेक्शन, वी प्रेस आवरसेल्व्स on wrong biases, and we go on slugging ourselves to death in the wrong direction, and then we get tired of and then leave. This also happens, and that results in a lot of failures in lot many number of times, maybe more than our lack of hard work. क्योंकि जितने बार हम लोग स्टार्ट करते हैं कोई चीज को सोच के, हम लोग गलत इंटेंशन से तो स्टार्ट नहीं करते, तो हार्डवर्क का क्यों इशू होगा? ठीक है, हाँ ठीक है, कुछ लोग होते हैं जो कामचोर होते हैं, उनका अगर मैंने अलग कर दिया, फिर भी जो लोग कामचोर, सब तो नहीं कामचोर है ना, तो उनका क्यों होता है? तो उनका इसलिए होता है क्योंकि वो गलत डायरेक्शन में बहुत काम करते करते थक जाता है और फिर बंद कर देते हैं। और तीसरा ऑब्वियस सी बात है कि सब कुछ करने के बाद भी कभी कभी क्लिक नहीं होता है, और वो इस तरह की चीजों में क्लिक नहीं होता है जिसमें लक का वो होता है, जैसे कोई बिजनेस चलाना, कोई रिसर्च करना, ऐसे केसेस में। लेकिन नॉर्मल केसेस में द रीजन इज आइदर यू डू नॉट डू द वर्क इन द राइट वे and therefore you get flustered, you get tired and you leave, or you were not committed to it in the first place. तो और यही वो कह रहा है कि वी गेट एग्जॉस्टेड ट्राइंग टू रन अवर लाइफ ऑन विल पावर ऑल द टाइम। हमेशा विल पावर के ऊपर नहीं हो सकता है। वो फिल्मों में देखने में अच्छा लगता है कि कोई बंदा है जो कि बहुत विल पावर है हीरो के पास, वो हमेशा विल पावर से जीत जाता है, ये फिल्मों में अच्छा लगता है। बट एट द एंड ऑफ द डे हमेशा सिस्टम्स जीतते हैं, प्रॉपर तरीका जीतता है। एक एग्जाम्पल के तौर पे बोल देता हूं, इंडियंस के पास लड़ाकू लोगों की तो कमी नहीं थी। राजपूत थे, मुगल्स थे, मराठा थे, जब नवाब्स थे, निजाम्स थे, सब लड़ाकू लोग थे, आपस में हमेशा लड़ते ही रहते थे। सिख्स थे। तो क्यों अंग्रेज, वाई वेर दे एबल टू rule us or not capture us in a matter of around 30-40 years? 1757 से लेके 1790 तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने ऑलमोस्ट इंडिया के 70% ऑफ लैंड को कैप्चर कर लिया था, एंड 100% ऑफ 100 नहीं तो 90% ऑफ द सीज को कैप्चर कर लिया था। कैसे कर लिया था? सो द डिफरेंस वॉज बिटवीन द आर्मी ऑफ ऑल ऑफ दीज, वो चाहे मुगल्स हो, वो चाहे मराठास हो। आप लोगों को याद होगा 1750s में द डोमिनेंट पावर ऑफ इंडिया वेर इन दिस ऑर्डर। पहला था मराठास, देन देर वेर द सिख्स, एंड देन देर वेर द बंगाल नवाब्स, देन मुगल्स, एंड देन सम एंड देन साउदर कॉन्फेडरेसीज। अलग अलग पावर थे उसमें, दो तीन थे, जिसमें निजाम भी था, जिसमें दी हिंदू किंग्स ऑफ कर्नाटक भी थे।
तो ये 7-8 मेजर पावर थे। ठीक है, आप लोग ये बोल सकते हो कि यूनाइटेड नहीं था और सब कुछ था, बट ये इंडिविजुअली ये पावर्स भी बहुत बड़े थे इनके अगेंस्ट पे। ब्रिटिशर्स या ईस्ट इंडिया कंपनी स्टूड नो चांस। एक्चुअली सबसे बड़ा स्टैंडिंग आर्मी तब मराठास के पास, और उसके बाद ही इमीडिएटली बाद था बंगाल नवाब के पास, अलीवर्दी खान के पास। तो फिर भी ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस तरह से हम लोगों को कैप्चर किया? ऑब्वियसली पॉलिटिक्स तो एक पार्ट था ही था, बट अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट वाज आल्सो देयर एबिलिटी टू बी वेरी डिसिप्लिन्ड। उन्होंने एक डिसिप्लिन्ड आर्मी बनाई थी। हमारा आर्मी वाज ऑलवेज लेड बाय हीरोज। बंदे को हीरो होना पड़ेगा तब जाके लोग उसको फॉलो करते हैं, मानने जाते हैं, एवरीथिंग, एंड वी ऑलवेज ग्लोरीफाइड हीरोज। हीरोइक स्ट्रगल्स बैटल में ग्लोरीफाई करना वो ईस्ट इंडिया कंपनी भी करता था, राइट? सब कोई करता था। नहीं नहीं, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स तो बाद में आया था निखिल। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आया था 1840s में, जिसके बाद जो है हमारा पहला वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्ट हुआ, जिसमें रानी झांसी, तात्या तोपे, बहादुर शाह जफर को फिगर हेड लीडर बनाया गया था हमारे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को, राइट? बट डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स उस टाइम पे नहीं आया था। मतलब मैं ये बात कर रहा हूं 1750 से लेके 1790, जब वो ईस्ट इंडिया कंपनी अपने पैर जमा रही थी हमारे देश पे। तो everywhere, whether it was with Bengal Nawabs, whether it was with Tipu Sultan, whether it was with Marathas, whether it was with the later on with the Sikhs, everywhere आपके जो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास अगले 30 साल तक जो आर्मी हुआ करती थी, वो हमेशा से जो इंडियन साइड के पास जो आर्मी हुआ करती थी उससे कम होती थी। बट अगेन एंड अगेन, और हारती भी थी, ऐसा नहीं कि नहीं हारती थी। मराठा के साथ 2 बार हार गए थे। टिप्पू सुल्तान के पास शायद मराठा के साथ 2-3 बार हारे थे, टिप्पू सुल्तान के साथ 2 बार, या वाइसी वर्सा, अब एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा है, बट ऐसा हुआ था। एक के साथ 2 बार, पास 2 बार हारे थे, और एक पास 3 बार। But having said that, they always regrouped, made it another वो, और वो हमेशा कम सेना लेके जाती थी with politics, with systems। उनका एक सिस्टम होता था, और हमारा लड़ाई का हमेशा से ही एक बहुत ही ओरिएंटेशन रहता था कि हीरो के ऊपर फिक्स होने का। हम ये भूल जाते हैं कि वो वॉर हीरोज जो थे वो भी सिस्टम क्रिएट करते थे, इसीलिए वॉर हीरोज थे। For example, we talk a lot about Chhatrapati Shivaji, but the point is that Shivaji himself was an excellent military general, right? Whether we talk about Samudragupta, he was an excellent military general. उन्होंने systems बनाए थे, और उसके वजह से देखो, whether you like someone or not someone, हमें सबसे सीखना चाहिए. This is what we have understood from our culture. So that's true for all of these people who had won wars. वो चाहे अकबर हो, अकबर बहुत ही छोटे से उम्र में से he had been politically very involved, 14 साल या 13 साल की उम्र से वॉर्स के साथ इन्वॉल्व था, and he was a strategic master at that. तो ये जो चीजें थी ये भूल जाते हैं। उनका सिर्फ हमें करेज याद रहता है, उनका सिर्फ हमें कि वो लड़ सकते थे वो याद रहता है, बट दैट्स नॉट ऑल। बट ब्रिटिशर्स ने इसको एक कोडिफाइड सिस्टम बनाया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसको एक दे एक्चुअली वेंट अहेड एंड लर्न द वेज ऑफ बैटल ऑफ एंशिएंट इंडिया, और उससे वो सीख के हमारे ही ऊपर लगाया, राइट? दे लर्न अबाउट द टेक्निकल प्रोसेस फ्रॉम मैसूर, और उसको सीख के हमारे ही ऊपर लगाया। रॉकेट टीपू सुल्तान से सीखा, मराठा के ऊपर लगाया, राइट? मराठा से गेरिला वॉरफेयर लगाया, सिक्स के ऊपर लगाया। So understand this. That's how they had been able to, and this is not only India, Africa bolo, America bolo, या across the world, around 60% of the landmass was controlled by England at that one point of time, and that's why it did. So I deviated a little, but what I wanted was that कि ये क्यों मुझे इतना अच्छा लगा, क्योंकि कितने सारे पहलू है इस पैराग्राफ का, वो सब जरूरी नहीं है इसको करने के लिए, राइट? इसको करने के लिए डेफिनेटली वो सब जरूरी नहीं है, बट जस्ट यही सब कहानियां तो आपको याद रहेगी बैच के बाद, बैच खत्म होने के बाद कि अरे सर ने ये कहानी सुनाया था, तो होपफुली यू एंजॉयड इट।
रॉबर्ट क्लाइव वाज टैक्टिकली अ गुड पर्सन, हाँ टैक्टिकली अ गुड पर्सन। चोर भी था। बहुत चोरी किया उसने, खुद के लिए भी बहुत चोरी किया, पता है। नानी के तो जो भेजा भेजा, खुद ने भी बहुत चोरी किया। बंगाल कॉन्फेडरेसी से कम उसने उस जमाने के हिसाब से कुछ 15-20 करोड़ चोरी किया था उसने अपने लिए, ऐसा बोला जाता है। और ये स्ट्रैटेजिकली वो अच्छा बंदा तो था ही था, मतलब he was sharp, no doubt about it. So coming back to the question, right? So resolutions are about willpower and self-control, both finite resources. We get exhausted trying to run our life on willpower all the time. यहीं से आया था वो कहानी कि विल पावर के ऊपर हमेशा लाइफ को क्यों, सिस्टम के ऊपर लाइफ को चलाना चाहिए। विल पावर तो होगा ही होगा, बट वो तो लिमिटेड है ना। ट्रू चेंज रिक्वायर्स अ चेंज इन बिलीफ एंड माइंडसेट। मैंने सिस्टम के ऊपर बोला, इन्होंने अभी तक बोला नहीं, बिलीफ एंड माइंडसेट। दिस लीड्स टू चेंजेस इन बिहेवियर एंड हैबिट्स व्हिच फाइनली लीड्स टू न्यू आउटकम। इसी को सिस्टम बोल सकते हो, मैंने अपने हिसाब से बोला क्योंकि मैं वो ईस्ट इंडिया कंपनी वाला एग्जांपल दे रहा था। तो अगर इसको कहते हैं कि रेजोल्यूशन जो है दोस्तों, इनके हिसाब से विल पावर और सेल्फ कंट्रोल के ऊपर है। ये दोनों लिमिटेड एंटिटी है, इनके ऊपर ना होके ऑथर को लगता है कि ट्रू चेंज जो आता है रेजोल्यूशन से, हम कोई भी रेजोल्यूशन लेते हैं कुछ चेंज करने के लिए ना, बट इसको लगता है कि ट्रू चेंज आता है किससे, ना बिलीफ एंड माइंडसेट से। बिलीफ एंड माइंडसेट से क्यों? क्योंकि बिलीफ और माइंडसेट हमारे बिहेवियर और हैबिट को चेंज करता है। बिहेवियर और हैबिट को जैसे ही चेंज होता है, उससे हमारे पास न्यू आउटकम आता है, उससे हमारे पास न्यू आउटकम आता है। इज इट क्लियर? राइट। तो ये है इनका वो, तो ये आप बोल सकते हो कि मैं जो सिस्टम बोल रहा था वो ये है इनके हिसाब से, बिलीफ ऑफ माइंडसेट, बिहेवियर एंड हैबिट। अब यहां से आपको देखना है कि कंक्लूजन कौन सा है। मोस्ट ऑफ द न्यू ईयर रेजोल्यूशन फेल वेरी सून। अब आप देख सकते हो कि न्यू ईयर रेजोल्यूशन की बात नहीं किया है, बट रेजोल्यूशन की बात किया है। क्या न्यू ईयर रेजोल्यूशन को मैं सबसेट मान सकता हूं रेजोल्यूशन का? हाँ मैं मान सकता हूं। तो ये नया वेरिएबल नहीं हुआ, ये सबसेट हो गया। और मुझे पता है कंक्लूजन में, कंक्लूजन स्पेसिफिक हो सकता है, सबसेट हो सकता है, समराइजेस द आर्ग्यूमेंट हो सकता है, उसका एक स्पेसिफिक पार्ट हो सकता है। और अगर आर्ग्यूमेंट आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है तो कोर्स ऑफ एक्शन या एक्सटेंशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पर्पस भी हो सकता है। और रीस्टेटमेंट नहीं होगा या नया वेरिएबल नहीं होगा, बट यहां पे ये नया वेरिएबल नहीं है, ये मैंने आप लोगों को दिखा दिया। ठीक है, इसको नया वेरिएबल नहीं कंसीडर करेंगे, बट स्टिल मोस्ट ऑफ द न्यू ईयर रेजोल्यूशन फेल वेरी सून। क्या ये हम लोग इससे कंक्लूड कर सकते हैं? उतना डेटा नहीं है न्यू ईयर रेजोल्यूशन को, अगर मैंने नया वेरिएबल नहीं भी माना तो उसके लिए जो वो हमेशा फेल करता है या बहुत जल्दी फेल करता है, उसके लिए डेटा नहीं है। रख देते हैं, बट डेटा नहीं है। डेवलपिंग फ्रेश माइंडसेट विच इज गियर्ड टुवर्ड्स चेंज मेक्स अ न्यू ईयर रेजोल्यूशन सक्सीड। अगर कोई भी रेजोल्यूशन को सक्सीड करने के लिए फ्रेश माइंडसेट, गियर टुवर्ड्स चेंज चाहिए, बिहेवियर चाहिए, हैबिट चाहिए, उसी का समरी है ना डेवलपिंग फ्रेश माइंडसेट गियर टुवर्ड्स चेंज। जो भी मैंने वो चार चार दिखाए मैंने कि बिलीफ माइंडसेट को चेंज करो, उससे बिहेवियर हैबिट को चेंज करो, ये चारों को मिला के इसी का समरी है ना यहाँ पे। तो ये अगर आपका समरी है, ये रेजोल्यूशन किसी भी रेजोल्यूशन के लिए इंपॉर्टेंट है तो न्यू ईयर रेजोल्यूशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ये बोलना कोई गलत बात होगा क्या? नहीं। तो बी तो डेफिनेटली हमें लग रहा है। फिर भी सी डी पढ़ेंगे। रेजोल्यूशंस आर मेंट टू बी ब्रोकन, एलिमिनेटेड। Humans do not stick to our New Year resolutions well. Again, eliminated. B से better तो है नहीं. One should never make new resolutions as it is difficult to follow them. ये नहीं बोल रहा है ऑथर, बोल रहा है रेजोल्यूशन कैसे काम कराया जाए, तो ये भी एलिमिनेटेड। तो ओनली बी कैन बी द आंसर। ठीक है, राइट। चलिए, कोर्स ऑफ एक्शन कीजिए। निखिल कहता है मैं भी विल पावर से ट्राई करता हूँ कि आंखें खोलकर चेक मारूं, लेकिन हो नहीं पाता, एंड दिस पैसेज शोज व्हाई। चलो गुड है। देखो, अब क्रिटिकल रीजनिंग के बाहर भी तुम्हें लाइफ का ज्ञान भी दिख गया इसमें।
हाँ ऐसे सही बात है, एकदम क्रिटिकल रीजनिंग है ही लाइफ का पार्ट, तो ऑब्वियसली लाइफ का ज्ञान तो मिलेगा, सही बात कर रहे हो आप। ओके, आंसर्स आ गया है, देखते हैं इसका क्या होगा। बाकी लोग भी आंसर दे दिया, ठीक है। Let me go through this. A situation problem statement is given followed by three statements. Choose the one which is or are correct course of actions to be followed from the problem statement. Ancient India accorded tremendous importance to the effective and efficient dispensation of justice. तो या तो एंशियंट इंडिया लेके होगा या तो जस्टिस लेके होगा। At over 447 million, India has the largest number of pending court cases in the world. A 2018 paper by Niti Aayog said it would take more than 324 years to clear the backlog. तो आपके पास ये ऑब्वियस सी बात है, जस्टिस लेके है, ये क्लियर हो गया। तो at 447 million, India has the largest number of pending court cases in the world. A 2018 paper by Niti Aayog said it would take more than 324 years to clear the backlog. But the solution to reform and revitalize our judicial system are starting us in the face. Staring us in the face होगा, staring us in the face होगा, staring us in the face. We simply need the will to get them done. मतलब ये तो बहुत clear है. This is very clear that we need a change. We need an upheaval in the judicial system of our country. But then we simply need the will to go ahead and do it. Courses of action. Disincentives for litigation can help in resolving petty cases. अच्छा, अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है ह्यूज नंबर ऑफ केस बैकलॉग्स and and maybe the willingness of not solving that. So what apart from willingness, what are the things that would solve this particular thing is what we need to focus upon. यही है ना, right? तो कोई भी चीज जो केसेस को कम करेगी, कोई भी चीज जो केसेस को जल्दी करेगी, कोई भी चीज जो ओवरऑल इंपैक्ट ऑफ जुडिशियल सिस्टम को बढ़ाएगी, वो हमारा कोर्स ऑफ एक्शन होगा। उसमें हो सकता है कि एक से ज्यादा हो। Disincentives for litigation can help in resolving petty cases which clog up the system, such as dishonoring of checks or landlord-tenant disputes by out-of-court settlement. तो दोस्तों, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट पेटी केसेस में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सब केसेस में नहीं, पेटी केसेस में हम लोग बात कर रहे हैं। तो पेटी केसेस को अगर हम कोर्ट तक नहीं पहुंचने दें और आउट ऑफ कोर्ट सेटल करें, उसका भी कोई सिस्टम होना चाहिए। बट अगर करे तो वो हमारे जुडिशियल सिस्टम में कम प्रेशर डालेगा, डालेगा। क्या ये हो सकता है? हो सकता है, राइट? ओके। अब इसमें डाउट हो सकता था कि भाई तो फिर उनको जस्टिस नहीं मिलेगा। देखो, पहली बात है पेटी केसेस है, पहली बात। दूसरी बात है कि ये कोर्स ऑफ एक्शन ये एकदम नहीं कह रहा है कि उनको करो मत, उनको आउट ऑफ कोर्ट सेटल करो। सेटल करने का मतलब है कि दोनों पक्षों को का दिमाग में रखते हुए, तो मतलब जुडिशियल सिस्टम से बाहर लेके जाओ उन केसेस को। तो ये एक हो सकता है शॉर्ट टर्म सोल्यूशन। दो, क्योंकि कोर्स ऑफ एक्शन रिएक्टिव प्रोएक्टिव दोनों हो सकते हैं। Judges must be left free to do what they are supposed in order to save time or administrative work, such as scheduling hearing, deciding admission and reviewing docket completion. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब जजेस को सपोर्ट स्टाफ दो
जजेस को ऑपरेशनल काम से मुक्ति दो, उनको जजमेंट में फोकस करने दो। अगर उन्होंने जजमेंट दे दिया, क्या करना है ये बता दिया, तो ये आपको, आप उनको सपोर्ट स्टाफ देके फिर जी, सेकंड वाला ये नहीं कह रहा है कि वो काम करना ही नहीं है, वो काम जजेस को मत नहीं करना है, ये कह रहा है। विच मेक सेंस। अगर मैं एक सीईओ को डेली ग्राइंड का पार्ट बना दूंगा, वो कभी बड़ा डिसीजन ले ही नहीं पाएगा। उसी तरह से इसको देखना है। तो टू मेक सेंस। निखिल पूछ रहा है कि सर एक्सकेपिस नहीं हो रहा है एकदम, ऑप्शन वन एक्सकेपिस नहीं हो रहा है एकदम। फिर से हम लोग ऑप्शन वन को देखेंगे, एस्केपिस्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। पहली बात तो ये है, व्हाट इज द डिफरेंस पेटी केसेस विच क्लॉग अप द सिस्टम। अब यहां पे प्लीज अंडरस्टैंड, हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि हमें ये वाला चीज पता है, इसके ऊपर और डेटा आएगा और बोलेगा कि भाई पेटी केसेस आइडेंटिफाई नहीं हो सकता है, फिर वो वीकनिंग द आर्ग्यूमेंट हो गया। पर अगर तुम्हें पता है कि क्या पेटी केस है जो सिस्टम को क्लॉग अप कर देता है, वो अगर पता है, उनको सिस्टम जुडिशियल सिस्टम से फ्री करके ऑल्टरनेटिव किसी सिस्टम से आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट में अगर करता है, तो क्या वो करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये बात है। तो वो कोर्स ऑफ एक्शन तो सही है, वो एस्केपिस्ट नहीं। ये कहीं पे भी ये नहीं कह रहा है कि उनको सही जजमेंट ना दो, उनको जुडिशियल सिस्टम से हटा के जजमेंट दो। मे भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जाके दो, मे भी कुछ भी, वो क्लियर नहीं है। पर जजेस का, बिकॉज यहां पे प्रॉब्लम को समझो। प्रॉब्लम ये कि जुडिशियरी सिस्टम के पास इतना केस हो गया कि 324 साल लगेगा। अगर ये मान लेते कि हमें ऑन द फ्रंट दिस इज लुकिंग टू बी एस्केपिस्ट, बट द प्रॉब्लम की गहराई को भी तो समझो। 324 साल, तो जो एक्चुअली में बहुत इंपॉर्टेंट केसेस है, उनको तो कभी जजमेंट मिल ही नहीं पाएगा। तो ऐसे केसेस में शॉर्ट टर्म के लिए क्या ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि पेटी केसेस के लिए ऑल्टरनेटिव ढूंढा जाए और मेजर केसेस के लिए हमें वो करें? क्या ये सही नहीं है कि जजेस को ऑपरेशनल काम से मुक्ति मिले और जजमेंट में ज्यादा फोकस करें? मेक सेंस, राइट? इसीलिए 1 और 2 होगा। Certain categories of cases should be moved permanently to an online disposable system leveraging technology. अब यहां पे देखो, 3 और 1 में ज्यादा डिफरेंस थोड़ी ना है, सिमिलर ही तो कह रहा है। इसमें वो टेक्नोलॉजी से सर्टेन कैटेगरी ऑफ केसेस की बात कर रहा है, यहां पे बोल रहा है कि पेटी केसेस है। अगर मैं ये मानता हूं कि सर्टेन कैटेगरीज ऑफ शुड बी मेड परमानेंटली टू ऑनलाइन डिस्पोजल सिस्टम, तो ये क्यों नहीं मान सकता हूं? सोचो। तो मैं ये मान के चल रहा हूं ना कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, तभी जाके मैं कोर्स ऑफ एक्शन में हाँ या ना लगाऊंगा। अगर कुछ केसेस को परमानेंटली मूव किया जा सकता है तो करना चाहिए, हाँ करना चाहिए। दैट्स व्हाट वी आर डूइंग। इसीलिए इन दिस केस 1 2 3, ऑल ऑफ दीज 3 आर करेक्ट, एंड नॉट ओनली करेक्ट, दे सॉल्व आवर प्रॉब्लम इन ऑन द इमीडिएट बेसिस। लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन यहाँ पे कोई है नहीं। लॉन्ग टर्म बोल सकते हो कि लॉन्ग टर्म में भी ये चालू रख सकते हैं, बट लॉन्ग टर्म की रिक्रूटमेंट लॉन्ग टर्म होता, राइट? इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना लॉन्ग टर्म होता, पर वो यहां पे नहीं है। निखिल कह रहा है, इन माय ओपिनियन द रियल कोर्स ऑफ एक्शन शुड बी द एबोलिशन ऑफ कॉलेजियम सिस्टम। जजेस थिंक दे आर द गॉड एंड वी कांट क्वेश्चन देयर इंटीग्रिटी अदरवाइज। देखो, बट यू हैव टू हैव अ सिस्टम। इसका एक रीजन है, पॉलिटिकल, यू नो, पॉलिटिकली हमारे जो पॉलिटिकल इलेक्टेड लीडर्स है, दे आर नॉट गॉड। अगर हमने उनके ऊपर से किसी को भी हटा दिया, राइट, इवन प्रेसिडेंट इज टेक्निकली इन आवर सिस्टम, टेक्निकली प्रेसिडेंट भी हमारा, हमारे सिस्टम में उसके बाहर नहीं है, पॉलिटिकल सिस्टम के बाहर। तो अगर एडमिनिस्ट्रेशन ऑलरेडी उसके अंदर है, हमारे 3 स्तंभ क्या है, चौथा स्तंभ तो गया, बिक गया है। 3 स्तंभ है, एडमिनिस्ट्रेशन या एग्जीक्यूटिव, राइट, जुडिशियरी,
और इलेक्टेड, वो जो इलेक्टेड एग्जीक्यूटिव हम लोग कह सकते हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन अलग। अब एडमिनिस्ट्रेशन इलेक्टेड एग्जीक्यूटिव के एकदम अंदर है, राइट। लेजिस्लेचर, इलेक्टेड एग्जीक्यूटिव मतलब ही लेजिस्लेचर, एडमिनिस्ट्रेटिव एकदम ही लेजिस्लेचर के अंदर है। अब ये भी अगर इसके अंडर आ गया तो तुम, है ना, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ 1 year और 2 years यू विल नॉट बी अ डेमोक्रेसी। लिख के ले लो, राइट। बिकॉज पावर करप्ट्स, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। अब तुम ये बोल सकते हो कि भाई जुडिशियरी के लोग भी तो दूध से धुले हुए नहीं होते हैं, वो भी तो करप्ट हो सकते हैं, एकदम हो सकते हैं। तो ये देखने का काम क्या होता है? अब इसके लिए यू नीड रिफॉर्म्स ऑफ जुडिशियरी सिस्टम। रिफॉर्म्स कैसे हो सकता है? तुम्हें सही लोग तो चाहिए ना, तुम्हें लोग तो चाहिए ना। इसका मतलब ये नहीं कि जुडिशियरी को लेजिस्लेचर के अंडर डाल दो, क्योंकि वो वुड बी सुसाइड फॉर द होल कंट्री। फिर तुम्हें डिक्टेटर लाने से कोई नहीं बचा सकता है, ठीक है। ये मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अभी आजकल ना मुझे सोसाइटी में लोगों को बहुत ब्लैक एंड व्हाइट करते हुए दिख रहा है, बट द पॉइंट इज दैट कि ये जो सिस्टम्स हमारे बनाए हुए हैं वो ऐसे ब्लैक एंड व्हाइट केसेस ताकि ना हो, इसीलिए बनाए गए हैं। एंड एवरीथिंग सेड एंड डन, हमारे फाउंडिंग फादर्स जो थे, उनकी इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी वाज एट अ डिफरेंट लेवल देन आज के जो लीडर्स बोलो, आज के जो जजमेंट देते हुए लोग बोलो, या एडमिनिस्ट्रेटर बोलो, ठीक है। वो उसका फायदा हमने नहीं उठा पाया, उसके बहुत सारे रीजन है, सोशियो इकोनॉमिक रीजन है। बट द पॉइंट हियर इज कि व्हाई वी शुड बी हैविंग सच अ सिस्टम एज द सिस्टम दैट वी हैव। ऐसा नहीं कि तुम जज को क्वेश्चन नहीं कर सकते हो, तुम जज को क्वेश्चन कर सकते हो। तुम जज को क्वेश्चन कर सकते हो बाय गोइंग टू अ हायर कोर्ट। अब प्रॉब्लम यहां पे अगर तुम देखते हो कि अभी जैसे फॉर एग्जांपल लोग बहुत करेंगे कि ये सही नहीं है, जुडिशियरी को आउटरीच नहीं करना चाहिए, जुडिशियल इंटरवेंशन कम होना चाहिए। हाँ, जुडिशियल इंटरवेंशन देश चलाने में कम होना चाहिए, पर ये भी आपको समझना पड़ेगा कि देयर हैज टू बी अ वॉच डॉग फॉर आवर लेजिस्लेटिव। बिकॉज हमने अपने पॉलिटिकल लीडर्स को ओवर द इयर्स देख लिया है, तो उनका जो डिफॉल्ट मोड है वो करप्शन है, राइट। सो देयर हैज टू बी अ वॉच डॉग। अब एक करप्ट, अगर जुडिशियरी करप्ट है तो क्या होगा? जुडिशियरी अगर करप्ट है तो गया, राइट। इसका मतलब ये भी नहीं है कि गवर्नमेंट थ्रू प्रेसिडेंशियल सिस्टम जुडिशियरी को ओवररीच नहीं कर सकता, कर सकता है ना। There has to be a way to do that, and that government has, that legislature has. तो वो सिस्टम बैलेंस में है। मेरे मेरे हिसाब से जो सबसे इंपॉर्टेंट जुडिशियल रिफॉर्म है वो दो तरह का है। एक है कि लोअर लेवल में जजेस की एंट्री बढ़ानी पड़ेगी। जो जजेस का जो मोनोपोली है कि मेरे एरियाज में से ही जज आएगा, वो तोड़नी पड़ेगी, वो कवर। और वो ना लेजिस्लेचर का काम है। वो अगर देखो, वो लेजिस्लेचर का काम है। जुडिशियरी का एग्जाम करवाना लेजिस्लेचर का काम है। ज्यादा से ज्यादा जजेस का भर्ती करवाना वो लेजिस्लेचर का काम है। जजेस के सिलेक्शन एक लेवल तक करवाना वो जुडी लेजिस्लेचर का काम है। एक लेवल के ऊपर जुडिशियरी का काम हो जाता है। तो बट वहां पे मैं बताऊं क्या होता है, वहां पे द पॉलिटिकल क्लास इज हैप्पी विथ की पेंडिंग केसेस हो। आज तक कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को ये बोलते हुए देखा है अपने मैनिफेस्टो में कि मैं जजेस की भर्ती करूंगा, मैं लॉयर्स ज्यादा लूंगा, मैं केसेस सॉल्व करवाऊंगा? वो बोलते हुए देखा है? अरे जजेस तो छोड़ो, पुलिस की भर्ती करूंगा ये नहीं बोलता है। क्यों? क्योंकि जितने आपके एडमिनिस्ट्रेशन में और जुडिशियरी में लोग कम रहेंगे, उतना कंट्रोल करना आसान रहेगा। वी नीड मोर पीपल। हमारे पुलिस में ज्यादा नहीं लोग चाहिए, हमारे आर्मी में ज्यादा लोग नहीं चाहिए। इन सब के लिए अवर अवर गवर्नमेंट इज क्वेश्चनेबल। पुलिस के लिए स्टेट गवर्नमेंट, आर्मी के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट, जुडिशियरी के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट। क्यों नहीं होते एग्जाम्स? जुडिशियरी का एग्जाम फिर से ठंडे बस्ते में चला गया। हर एग्जाम में करप्शन, हर एग्जाम में करप्शन, राइट। तो ये किसकी किसकी गलती है? तो ये जो चीज है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड। कभी एक इवेंट से किसी, हमें एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में कोई भी हमारा माई बाप नहीं है, ये सिंपल सी बात है। बट जुडिशियरी को ये राइट क्यों दिया गया? क्योंकि एटलीस्ट
उसमें ये एक्सपेक्टेड है कि हम लोग जो बोलते हैं कि पढ़ लिख के लोग जब क्रिटिकल रीजनिंग ठीक समझ में आता है वो लोग डिसीजन ठीक लेते हैं। तो जजेस से ज्यादा वो किसी में नहीं होता है हमारे सोसाइटी में, या होना चाहिए सोसाइटी में जजेस से ज्यादा। तो इसीलिए हमारे फाउंडिंग फादर्स को जजेस को एक वॉचडॉग की तरह रखा है। इसका मतलब ये नहीं कि उस सिस्टम को चैलेंज नहीं किया जा सकता। प्रेसिडेंशियल इंजक्शन से चैलेंज किया जा सकता है, एकदम जा सकता है। अच्छा, क्यों नहीं लाता है प्रेसिडेंशियल इंजंक्शन हमेशा गवर्नमेंट? उसके दो रीजन है। पहला, क्योंकि कभी कभी जहां पे इंटरवेंशन होता है वहां पे गवर्नमेंट को खुद ही पता रहता है कि गवर्नमेंट की खुद की गलती है। सेकेंडली, उसको पॉलिटिकल माइलेज निकालना होता है इन सब चीजों से। समझ रहे हो? इफ द गवर्नमेंट इज ऑन द क्लियर तो ही कैन गो हेड ऑन। तो क्यों नहीं जाते हैं? अभी देखो, अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल वेस्ट बंगाल के गवर्नमेंट जो स्टेट गवर्नमेंट, मैं स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट किसी पार्टी विशेष के हिसाब से बोल ही नहीं रहा हूं, अक्रॉस द बोर्ड ये है। अभी वेस्ट बंगाल सेंट्रल जब स्टेट गवर्नमेंट का वो आया, जो ये एसएससी का स्कैम हुआ, राइट? स्कैम तो हमेशा हुआ है, हर एक पार्टी के अंडर हुआ है, एमपी में हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट में हुआ है। इसमें इसमें क्या हुआ? इसमें दे वेर ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस द जुडिशियरी इन सच अ वे, बाय डूइंग दिस, बाय डूइंग दैट, ताकि वो उनकी जो गलतियां है वो छुप जाए, राइट? अभी ये चीज उन्होंने बहुत हाई कोर्ट में ट्राई किया, फिर सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट में ट्राई किया, बट वो दाल गली नहीं। क्यों? बिकॉज दे वर इन द रॉन्ग। अब वो जजमेंट सही है गलत है उसको लेके हम लोग डिबेट कर सकते हैं, बट दे वर इन द रॉन्ग, दैट इज फॉर श्योर ना। अभी जितने भी जजेस के एग्जाम है वो अक्रॉस इंडिया रद्द कर दिए गए, अभी 15-20 दिन के पहले की बात है। क्यों? वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट का बनाया हुआ एग्जाम है, सब में करप्शन पाया गया, हर एक स्टेट में करप्शन पाया गया। बताओ, राइट? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। निखिल कह रहा है कि बट सर देयर शुड बी एन ऑल जुडिशियरी एग्जाम, दिस चाचा चाचा भतीजा एटीट्यूड इन जुडिशियरी मस्ट बी गॉन इफ एन आईएएस इज सिलेक्टेड थ्रू एन एग्जाम। नहीं तो जुडिशियरी एग्जाम होता है ना, आपको किसने बोल दिया कि जुडिशियरी एग्जाम नहीं होता है? हायर कोर्ट्स में फिर कॉलेजियम जो है सिलेक्ट करता है बेस्ड ऑन दैट। देखो, कुछ तो रखना पड़ेगा ना। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, तब फिर तो हमें राज्यसभा ही हटा देना चाहिए। राज्यसभा रखने का रीजन क्या था? वहां पे तो इलेक्टेड कैंडिडेट्स नहीं है, वहां पे तो नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स है। वो सिस्टम परफेक्ट है नहीं है, बट स्टिल वो सिस्टम का कोई पर्पस है। वो सिस्टम का पर्पस क्या है? उस सिस्टम का पर्पस ये है, हर एक पार्टी अपने हिसाब से जितना भी उसका स्ट्रेंथ है, ऐसे लोग जो डिसीजन मेकर हो सकते हैं, जिनकी दिमाग अच्छा चलता है, उनको राज्यसभा में नॉमिनेट कर सके। अब जैसे पहले टर्म में जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर थे, उनको अगर राज्यसभा के थ्रू नहीं घुसाते लोकसभा में, तो वो जीत नहीं पाते। पहले टर्म में तो वो कैसे बनते फॉरेन मिनिस्टर? तो वो सिस्टम था, इसीलिए तो बन पाए ना, राइट? तो कोई तो सिस्टम रहना पड़ेगा। हाँ, कॉलेजियम सिस्टम को रिफॉर्म करना चाहिए कि नहीं? एकदम करना चाहिए। वो जाओ, करो, डिस्कशन करो करो, पार्लियामेंट्री उसके पास तो है ना इसका राइट, प्रेसिडेंट के थ्रू जा सकता है वो। रिफॉर्म करना चाहिए, हटा देना चाहिए कि नहीं, आई डोंट नो, दैट इज अगेन अ डिस्कशन। रिफॉर्म करने के बाद हटाना चाहिए कि नहीं, बट द पॉइंट हियर इज वेरी सिंपल, डोंट मेक इट, प्लीज अंडरस्टैंड दैट द ओनली वॉच डॉग, देखो, ये मीडिया वॉज आवर फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, जो इन सबके ऊपर वॉच डॉग होनी चाहिए थी, राइट? मीडिया तो गया, मीडिया तो बिक गया ना, स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट को बिक गया, सेंट्रल में सेंट्रल गवर्नमेंट को बिक गया, सबको बिक गया, सबको बताया, इसके बारे में ना बोलने के कोई फायदा नहीं है। तो मीडिया जब ऐसा हो गया है, तो देन यू नीड समवन टू चेक आउट द पावर। गवर्नमेंट है जुडिशियरी के पावर को चेक आउट करने के लिए, जुडिशियरी है गवर्नमेंट के पावर को चेक आउट करने के लिए। एडमिनिस्ट्रेशन अभी फुल्ली अंडर द कंट्रोल है, तो कुछ नहीं कर सकते। Supreme Court judges struck down NJAC as it will have executive to have a say in their selection, but they want themselves to get into the panel of selecting chief election commissioner. रेलेवेंट ही तो है ना। मैं क्या बोला, कॉलेजियम सिस्टम को रिफॉर्म करना पड़ेगा, बट द मोमेंट यू गिव ग्रांट एग्जीक्यूटिव पावर्स, अगर आप लोगों ने उसको ठीक से पढ़ा होगा, एग्जीक्यूटिव के पास जो गवर्नमेंट करना चाहती थी, एग्जीक्यूटिव पावर्स जो लाना चाहती थी कॉलेजियम सिस्टम को ब्रेक करके खुद का सिलेक्शन लाने में,
दैट वाज नॉट एक्चुअली, दैट वाज ऑलमोस्ट लाइक अ वेटो पावर, वो तो अप्रूव नहीं हो सकता ना, पहली बात। दूसरी बात, रिकमेंडेशन फिर भी माना जाएगा, वो उन्होंने बोला। सेकेंडली, इलेक्शन कमिश्नर इसका इसके अंडर क्यों होना चाहिए, आप बताओ मुझे। इलेक्शन कमिश्नर एक ऐसा पोस्ट है जिसको अगर इसने कंट्रोल कर दिया तो तुम्हारा डेमोक्रेसी खत्म है। तो ऑल्टरनेट कोई उसका वॉचडॉग होना चाहिए कि नहीं चाहिए, सोच के बताना। यहां पे ना, इसको जैसे पॉलिटिकली लेंस से हमें दिखाया जाता है वैसे मत दिखना। इलेक्शन कमिश्नर प्राइम मिनिस्टर के चॉइस में तो नहीं बोला है इन्होंने, कैबिनेट मिनिस्ट्री के चॉइस में तो नहीं बोला है जजेस ने। निखिल का पॉइंट बहुत ही है ना, क्रिटिकल रीजनिंग का एक क्वेश्चन ही हो गया। निखिल कहता है कि सर इलेक्शन कमिश्नर के चॉइस में जजेस होना चाहते हैं, खुद अपना रिप्रेजेंटेशन देना चाहते हैं, लेकिन जजेस सुप्रीम कोर्ट में कौन सा जाएगा, कौन जाएगा, इसमें वो एग्जीक्यूटिव को घुसने नहीं देता है। ठीक है, आई अंडरस्टूड। पर हमने तो अभी तक बहुत सारा सीआर पढ़ लिया है, दोनों एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन है कि नहीं देखते हैं। ठीक है, एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन तब होता कि जब सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम में एग्जीक्यूटिव का आना अगर सुप्रीम कोर्ट बंद कर रहा है, और सुप्रीम कोर्ट चाहता कि हमारा कैबिनेट मिनिस्ट्री में कौन मिनिस्टर होगा उसमें सुप्रीम कोर्ट का से होता। यह एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन है। सोच के बताओ, यस और नो। गवर्नमेंट कैसे चलाना है, गवर्नमेंट कैसे होना है, इसमें होना चाहिए। ठीक है, अब अगर यहां पे इलेक्शन कमीशन इज नॉट अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, इलेक्शन कमीशन गवर्नमेंट चूज करने के बावजूद भी गवर्नमेंट की ऊपर की बॉडी है वो, राइट अगर देखा जाए तो उस दौरान जब इलेक्शन हो रहे हैं, तो हमें उसके गहराई पे क्या, जितना डेटा उतना उतना जजमेंट हमारा स्ट्रांग होता है। हमारे, मैं ये नहीं बोल रहा हूं सुप्रीम कोर्ट वो सही कर रहा है या वो नहीं कर रहा है, उसके लिए मुझे पूरा डेटा पे जाना पड़ेगा। बट दिस इज नॉट एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन, राइट। अब यहां पे व्हेन वी गो फॉर, यहां पे एप्पल टू ऑरेंज कंपैरिजन हो गया। अब वहां पे अगर सुप्रीम सुप्रीम कोर्ट या जुडिशियरी के पास एग्जीक्यूटिव को क्वेश्चन करने का राइट दिया गया है, वो तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है। ठीक है, राइट। और ऐसे केसेस में ही दिया है जब उसको लगता है कि सही काम नहीं हो रहा है। अगर वो क्वेश्चन करती है तो ऐसा तो है नहीं कि वो जजमेंट पास कर देती है, ऐसा है कि वो गवर्नमेंट को बुलाती है और अपने आप को डिफेंड करने बोलती है। डिफेंड कर सकती है ना, राइट। अब उसके लिए तो मुझे केस के डिटेल्स चाहिए, बट इलेक्शन कमिश्नर का चॉइस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चॉइस है हमारे पूरे डेमोक्रेसी के लिए, राइट। वो सिर्फ गवर्नमेंट के अंडर नहीं आ सकता। यू आर राइट कि उसमें तो अपोजिशन लीडर भी हो सकता है, होता है, एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस होता है। पर लास्ट 3-4 साल से, 3-4 इलेक्शन कमीशन से क्या बार बार वो होके उठ रहा है कि ऑपोजिशन के कोई भी रिकमेंडेशन को ना मानते हुए दबा के जो है शेयर मेजॉरिटी के ऊपर ये हो रहा है। तभी जाके तो सुप्रीम कोर्ट में ये हुआ, तभी जाके तो सुप्रीम कोर्ट इस पे घुसा। तो मेरा पॉइंट इसमें यह है कि आपका सुप्रीम कोर्ट के अंदर कौन जज रहेगा, उसका एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन होगा हमारा मिनिस्टर कौन बनेगा। ठीक है, ये दोनों सेम कंपैरिजन नहीं है। इलेक्शन कमीशन एक कॉम्प्लिकेटेड केस हो जाता है, इसमें सुप्रीम कोर्ट आना चाहिए नहीं आना चाहिए, ये डिबेटेबल इशू है बेस्ड ऑन द डेटा और ग्रीवेंस पार्टीज कौन कौन है। ठीक है, तो हम सेम बेसिस पे नहीं कर सकते। ऑब्वियसली ये सही है गलत है वो तो बात की बात है, और डेटा चाहिए, समझ रहे हो। I'm not giving you a judgment. I'm giving you how you should think about it. Sir, in the previous question, Krishna कहते हैं permanently remove from the online system, sir, we do not directly set that permanently from the given passage. नहीं नहीं नहीं, please understand Krishna, what we are saying in this is again for that certain categories of cases should be moved permanently to an online disposal system leveraging technology. That means what? That means those which can be. There are cases for 324 years. If we do not
टेक एक्शन विच, क्या कहूं मैं इसको, विच corresponds to the importance of this problem, things will never get solved. So if there are cases that can be gone through technology, with leveraging technology, you can solve them. Should it be done? Yes, it should be definitely be done. 324 को अगर 100 साल के अंदर कर दिया तो इट्स a win-win for the whole society. कहीं पे भी, neither in the one nor in the three, we are talking about not giving judgment. Please understand that very, very clearly. Both in 1 and 3, we are talking about judgment by an alternative method. So, no, judgment not through the judiciary system, but by an alternative method. We are not questioning the robustness of it. We are assuming that that is a robust system. होना चाहिए कि नहीं, फिर तो बनेगा ना कि वो रोबस्ट होगा, कैसे होगा, किस तरह से होगा, होना चाहिए कि नहीं, हाँ होना चाहिए. So that's what it's going. Is it clear, Krishna? Right? Okay. And obviously second वाला तो है ही है. So in this case E would be the answer. ठीक, राइट. और निखिल, कोई भी चीज को जब जब आप वो करोगे ना, तो अब क्योंकि आपके पास इतना सीआर का नॉलेज है कि आप, यू कैन रीड थ्रू अदर्स प्रॉब्लम, वो मतलब अदर्स मिस जजमेंट्स, वो चाहे सुप्रीम कोर्ट का हो, वो चाहे प्राइम मिनिस्टर का हो, वो चाहे चीफ मिनिस्टर का हो, वो चाहे एनी डैम पर्सन हो, उसके ऊपर आप कुछ करोगे नहीं करोगे वो नहीं पता, करना चाहिए आपको नहीं करना चाहिए वो आपका चॉइस है, बट आपको समझ में आना जरूरी है, जो मैं पिछले दिन भी कह रहा था, ताकि यू हैव दैट अनबायस्ड अप्रोच टुवर्ड्स योर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. ठीक है. ओ, ये मैं दिखाना ही भूल गया. एनीवेज, यू गाइस नो दैट एलिमिनेट एस्केपिस्ट एंड रिग्रेसिव सॉल्यूशन, नो चॉइस टू गवर्नमेंट बट इंडिविजुअल्स हैव चॉइस इन स्पेसिफिक केसेस, फेयर ट्रीटमेंट विदाउट डिस्क्रिमिनेशन कोर्स ऑफ एक्शन में, और रिएक्टिव शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म होता है. ये हमारे एजम्पशंस होते हैं और ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म होते हैं. ठीक है. चलिए, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इन फ्रंट ऑफ यू करिए and tell me what would be the answer. सही आंसर है एस एस. गुड.
एक बार ध्यान से देखो निखिल। डी के लिए मतलब जो भी आपने आंसर किया है उसके लिए थोड़ा सा फार फेच करना पड़ेगा। चलो देखते हैं इसको। लेट्स सी दिस। द टचस्टोन फॉर अ पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन लॉ is the 2017 Supreme Court judgment that held privacy to be a fundamental right. ठीक। It follows that any exemption has to be narrowly tailored. Viewed in this context, the last personal data protection bill had a design flaw. जजमेंट क्या है? जजमेंट ये है कि डेटा प्रोटेक्शन जो है, हमारा प्राइवेसी जो है, फंडामेंटल राइट है। तो डेटा सॉरी प्राइवेसी, सुप्रीम कोर्ट का 2017 का जजमेंट है कि प्राइवेसी फंडामेंटल राइट है, और डेटा प्रोटेक्शन लॉ को उसी के आधार पे, उसी को टचस्टोन बना के, उसी को बेस बना के आगे बढ़ना चाहिए था। और वो जजमेंट आगे जाके ये भी बोलती है कि अगर कोई भी एग्जेम्पशन देना है ना, वो बहुत ही नैरो होना चाहिए, बहुत वाइड रेंजिंग एग्जेम्पशन नहीं होना चाहिए। पर इस कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं ये डेटा प्रोटेक्शन लॉ को देखता हूं, यहां पे दो चीजें हैं, जजमेंट, लॉ। जजमेंट की बात हम लोग यहां पे कर रहे हैं, यहां पे जजमेंट की बात कर रहे हैं, राइट। और यहां पे लॉ की बात कर रहे हैं, यहां पे, फिर यहां पे लॉ की बात कर रहे हैं। तो बेस्ड ऑन जजमेंट, हमारा लॉ है उसमें डिजाइन फ्लॉ है। डिजाइन फ्लॉ क्या है? इट कार्व्ड आउट लार्ज एरियाज ऑफ एग्जेम्पशन फॉर द स्टेट एंड इट्स एजेंसीज। इट कार्व्ड आउट लार्ज एरियाज ऑफ एग्जेम्पशन फॉर द स्टेट एंड इट्स एजेंसीज। मतलब जजमेंट बोलता है नैरो होना चाहिए, बट स्टेट और उसके एजेंसीज, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट सब होता है। स्टेट मतलब द होल एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव वाला पार्ट, एग्जीक्यूटिव वाला पार्ट। स्टेट एंड इट्स एजेंसीज मेकिंग वेरी लार्ज डिपार्चर्स फ्रॉम द 2017 एससी वर्डिक्ट। तो मतलब नैरोली टेलर्ड होना चाहिए था, उन्होंने बोला। बट स्टेट ने क्या किया? बड़े 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 एक्सेप्शन निकाल दिया इसमें से। और इस कॉन्टेक्स्ट को देखते हुए, इसी कॉन्टेक्स्ट को देखते हुए, इसी के आधार पे ऑथर कह रहा है कि दोस्त, ये जो लास्ट डेटा प्रोटेक्शन बिल है ना, उसमें डिजाइन फ्लॉ है, उसमें डिजाइन फ्लॉ है। कंक्लूजन क्या है फिर? ऑथर का कंक्लूजन ये है, ये है। इसमें सपोर्टिंग डेटा क्या है? 2017 का सुप्रीम कोर्ट की राय, जिसका मेन स्टे था कि अगर कोई, एक तो फंडामेंटल राइट है, इसमें हाथ मत लगाओ, अगर हाथ लगाना है तो वो बहुत ही नैरोली टेलर्ड होना चाहिए। पर बिल ने क्या किया? बिल ने बड़े 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 एक्सेप्शन बना दिए। तो वो स्पिरिट ऑफ लॉ के खिलाफ चला जाता है। समझ रहे हो बात? राइट, ओके। और उसी के बेसिस पे ऑथर बोल रहा है कि भाई तो फिर बिल में डिजाइन फ्लॉ है, राइट। अब हम इन्फरेंस पे जाते हैं। इन्फरेंस क्या होता है? जेनरिक इन नेचर होता है, केस टू केस बेसिस में अजम्पशन कंक्लूजन दोनों हो सकता है, एनालॉगस केसेस, बिल्डअप केसेस भी हो सकते हैं, राइट। देखते हैं। एजेंसीज ऑफ द स्टेट हैव नो राइट टू वायलेट प्राइवेसी ऑफ अ सिटीजन। देखो, नो राइट टू वायलेट प्राइवेसी ऑफ द सिटीजन नहीं है, गलत है। क्यों? क्योंकि आप इन्फर कर सकते हो कि इवन सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट में यह बोला गया है कि तुम नैरोली टेलर एक्सेप्शन कर सकते हो। ऑथर का प्रॉब्लम ये नहीं है कि इन्होंने एक्सेप्शन लिया, ऑथर का प्रॉब्लम ये है कि एक्सेप्शन बहुत बड़े बड़े हैं, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट के स्पिरिट के खिलाफ है, इसीलिए ए नहीं होगा। इन्फरेंस क्लियर है? राइट। डेटा प्रोटेक्शन लॉ अलाउड स्टेट एंड इट्स एजेंसीज to access and process personal data of the citizens. The data protection law allowed state and its agencies to access and process personal data of citizens.
बी थोड़ा सा ट्रिकी है, इन्फर कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। डेटा प्रोटेक्शन लॉ, यार बी क्यों नहीं हो सकता इन्फरेंस? सोचो जरा, जिन्होंने बी नहीं मार्क किया था। इन्फरेंस है, कंक्लूजन नहीं है। इस पैराग्राफ से इतना तो क्लियर है कि डेटा प्रोटेक्शन और प्राइवेसी रिलेटेड है। प्राइवेसी का मतलब है कि मेरे जो काम है, मेरे जो डेटा है, उसको देखा नहीं जाएगा, उसको एक्सेस नहीं किया जाएगा, उसको लेके यूज नहीं किया जाएगा। बट डेटा प्रोटेक्शन लॉ इससे बाहर जाके कर रहा है ना। डेटा प्रोटेक्शन लॉ में ऑथर का प्रॉब्लम क्या है कि बड़े बड़े एक्सेप्शन है, एग्जेम्पशंस दिए गए हैं स्टेट एंड इट्स एजेंसीज के लिए। तो एक एक डेटा प्रोटेक्शन लॉ में एक्सेप्शन क्या हो सकता है कि भाई प्राइवेसी लॉ में नॉर्मल होगा कि मेरा डेटा कोई यूज नहीं करेगा। डेटा प्रोटेक्शन लॉ उसके साथ होता तो अच्छी बात थी, लेकिन ऑथर के हिसाब से डेटा प्रोटेक्शन लॉ उसके साथ नहीं है, उससे कॉन्ट्रास्ट में जा रहा है। तो मतलब लोगों के डेटा को यूज किया जाएगा, राइट? तो ये तो हो सकता है ना, बी स्पेसिफिक। अच्छा, सी डी पढ़ते हैं, मतलब ये हो सकता है, मैं इसको रख देता हूं। राइट टू, जनरल और जेनरिक अलग अलग चीज होते हैं, मैंने बताया था निखिल। जनरल को जेनरिक के साथ, जेनरिक मतलब मैं भी जेनरिक बोलता हूं, पहली बात तो ये है। स्कोप बड़ा होगा इन्फ्रेंस का हमेशा जरूरी नहीं है, राइट? ऑब्वियस सी बात है, स्कोप बड़ा हो सकता है। आगे स्टेटमेंट ऑफ मतलब व्हेन आई से जेनरिक इट इज की वो आगे भी जा सकता है, वो उससे रिलेटेड भी चीजें की बात कर सकता है। ओके, तो उस तरह से देखा जाए तो ऑल जनरल आर जेनरिक फ्रॉम द पर्सपेक्टिव, अगर मैं जेनरिक वर्ड यूज कर रहा हूं, मतलब मेरा मेरा पर्पस है जेनरिक वर्ड यूज करने का क्या है कि ऑल जनरल आर जेनरिक, बट सारे जेनरिक जनरल नहीं होंगे। बिकॉज जेनरिक मतलब आपका अलग अलग चीजें जो उससे मिलता जुलता है, वो भी इन्फ्रेंस का पार्ट हो सकता है। ये मैं मीन करना चाहता हूं जब मैं जेनरिक बोल रहा हूं। Right to privacy as a fundamental right is itself not absolute and allows exemptions. Okay, सी हो सकता है, सही बात है। पहले डी देख ले, देर इज नो प्रिसाइज डेफिनेशन ऑफ नैरोली डिफाइंड एज अ थिंग। नहीं, ये एक्चुअली में ऑथर के हिसाब से ऐसा नहीं है। ऑथर बहुत ही क्लियर है कि नैरोली टेलर्ड बोला था, लेकिन ये लोग लार्ज एग्जेप्शन कर रहे हैं। तो इसका मतलब ऑथर के दिमाग में तो क्लियर है कि नैरोली टेलर्ड क्या होता है, लार्ज एग्जेप्शन क्या होता है। तो डी इन्फरेबल नहीं है, ठीक है। ये क्यों नहीं है समझ में आ रहा है? ए डी, बी और सी में बड़ा ही चॉइस है। राइट टू प्राइवेसी एज अ फंडामेंटल राइट। बी और सी में सी इज बेटर देन बी, सही बात। बी और सी में सी इज बेटर देन बी। क्यों? क्योंकि सी इज यू नो सी इज बेटर देन, एक बार मैं और, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी के बात कर रहे हैं। सो व्हाट डू यू से, डी और बी और सी में क्या होगा? मैं मेरा मेरा सी की तरफ रुझान है। लेट अस डिस्कस दिस आउट। मेरा सी के तरफ ज्यादा वो हो रहा है, डेटा प्रोटेक्शन लॉ अलाउड स्टेट एंड सी को तो हम गलत बोल ही नहीं सकते ना, क्योंकि सी तो इस जगह से आ रहा है, इस जगह से आ रहा है, इसको गलत कैसे बोलेंगे? नहीं, इज नॉट सी बेटर देन बी? व्हाट डू यू थिंक? मुझे तो लग रहा है कोई और रीजन है जिसकी वजह से आप लोग बी को सी के ऊपर डालना चाहोगे? इज देयर एनी रीजन व्हाई यू वुड चूज बी ओवर सी? बिकॉज एज फार एज आई एम सीइंग द होल स्टफ, ए एंड डी कैन बी एलिमिनेटेड। बी और सी में आई एम लीनिंग टूवर्ड सी बिकॉज ए, अगर निखिल आपने वो जेनरिक वाला रूल लगाया उसके हिसाब से भी इवन ये बहुत ही क्लियर है। मतलब
राइट टू प्राइवेसी में एक्सेप्शन अलाउड है, एग्जेम्पशन अलाउड है, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने ही बोल दिया है, तो दिस इज क्लियर। इसमें वील हैव टू गेट ऑन द build on the case, but this is very clear. So what do you say? What is your take on it? What are your you guys' take on it? What would you choose? Any reason that you can? I would choose C for that. For me, C would be the answer for this case. What would you choose? हाँ, ये बोल सकते हो ऐसे। ये बोल सकते हो एसएस की सर, यहाँ पे तो कम से कम स्मॉल एग्जेम्पशन बोलते तो अच्छा होता ना। हाँ, अच्छा होता, बट स्मॉल हो लार्ज हो, एग्जेम्पशन तो एग्जेम्पशन है ना। एग्जेम्पशन नहीं देते ऐसा तो कहीं नहीं बोला है, दे हैव नॉट सेड दैट, राइट। निखिल कहते हैं इन सी इट इज गिवन दैट एग्जेम्पशंस आर देयर, सो इवन सुप्रीम कोर्ट डिडंट डिवाइन द एग्जेम्पशन, दैट एग्जेम्पशन इज द थिंग ऑन व्हिच गवर्नमेंट प्लेड। यस, हाँ, सो व्हाट इज योर पॉइंट निखिल, मतलब आप कहना क्या चाह रहे हो? वुड यू गो फॉर सी और बी? आपके पुराने आंसर्स में तो एडी नहीं थे, बट व्हाट यू अभी 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 एडी क्यों एलिमिनेट हो सकता है, ये समझ में आ गया। सी और बी, सी इज बेटर देन बी ना। आई आल्सो थिंक सो, मतलब बी में विल हैव टू बिल्ड ऑन दैट केस, बट सी में इट्स लाइक वी आर देयर, मतलब उसको उसको देखते ही सी इज मोर ऑफ अ कंक्लूजन भी बोल सकते हो, उस तरह से देखा जाए तो। आई आई उस तरह से अगर हम लोग इसको देखें तो राइट राइट राइट, ठीक है। anyone else having anything else to add on this? एसएस क्लियर है आपका जो क्वेश्चन था? आपका क्वेश्चन क्या था कि सर हम लोग इसमें स्मॉल एग्जेम्पशन क्यों नहीं बोलते? यार स्मॉल एग्जेम्पशन होता तो भी वो इन्फरेंस होता, बट द पॉइंट इज दैट एग्जेम्पशन पे क्या इन्फरेंस नहीं है, तुम बताओ मुझे। एग्जेम्पशन तो अलाउड है ना, सुप्रीम कोर्ट ने क्या था ना। अगर ये वाला सेंटेंस नहीं देता, यहाँ वाला सेंटेंस नहीं देता तो अलग बात है, राइट, बट अलाउड है कि नहीं है? अलाउड तो है, तो फिर ये गलत कहाँ से हो रहा है ना? ठीक है, चलिए, फॉर दैट वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे एंड द कोर्स। होपफुली आपने ये कोर्स एंजॉय किया, और इस कोर्स से आपको बहुत सारे आपके आपके दिमाग के अलग अलग लेवल्स खुल गए हैं। इलेक्ट्रिसिटी आज आपके दिमाग में ज़्यादा दौड़े होपफुली, राइट। और ये हमेशा दौड़ते रहे चीज़ों को ना। जब भी कुछ पढ़ोगे, जब भी कुछ रीडिंग करोगे, एडिटोरियल पढ़ोगे, किसी और का ओपिनियन देखोगे, किसी और को सुनोगे यूट्यूब पे या कहीं पे भी, तब अपना ये क्रिटिकल रीजनिंग वाला दिमाग हमेशा ओपन रखना, उसी से प्रैक्टिस हो जाएगा। उसी से यू विल बिकम अ बेटर, मोर वाइज पर्सन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ऑब्वियसली टाइम लगेगा, लेकिन ऐसा होता है ना कि कुछ लोग होते हैं जिनके पास अगर हम जाते हैं, हमें लगता है कि यार इनसे हमें राइट गाइडेंस मिलेगा, क्योंकि इनकी जो सोच है ये बहुत सुलझी हुई सोच है। वो क्यों है? बिकॉज उनका सीआर ठीक है, राइट। एंड यू कैन बी दैट गाय कि जिसके पास फैमिली, एक तो कुछ लोग तो सिर्फ सक्सेस देख के आ जाते हैं, उनको छोड़ दो, बट जो जेन्युइन लोग आपके पास जो एडवाइस लेने आते हैं, वो आपके आपके एडवाइस की क्वालिटी को देख के लगता है आते हैं। तो यू कैन बी दैट गो टू पर्सन इफ योर विजडम improves, and that can only improve when you use it day in and day out, right? Okay, so that is it, that is it। इसको करो, कुछ प्रैक्टिस कर लो, मॉक्स दे लो। लास्ट क्लास में मैंने ऑलरेडी बोल दिया है कि अगले 10 दिन आपको करना क्या चाहिए, बस इतना ही करो, एंड आई सपोज यू वुड बी जस्ट देयर। वर्कशॉप का जो है वीडियो यूट्यूब पे आ गया, लॉन्च वीडियो। उसमें क्या कवर होगा, कैसा होगा, क्या होगा, डिस्क्रिप्टिव वर्कशॉप का वेनेसडे 6:30 PM, वो देख लेना। अच्छा, डिस्क्रिप्टिव लाइटिंग के बैच में जो है उनका, ओ डिस्क्रिप्टिव लाइटिंग के बैच में जो है उनका नेक्स्ट क्लास ट्यूसडे, दैट इज 26, 27, 28, okay, 25, 26, 27, 28 April, that would be on 6:30 p.m. at 6:30 p.m. right? And Wednesday is the descriptive writing workshop marathon, which is, sorry, 29 and 30, 6:30 p.m. Workshop. This workshop would be free for all of you guys who are a part of the descriptive pro course.
बाकियों के लिए ये पेड होगा, बट आप लोगों के लिए फ्री होगा, ठीक है ना, राइट। कृष्णा कहते हैं सर, आई एम नॉन बैकग्राउंड स्टूडेंट ऑफ हिंदी, आई अटेंडेड दिस क्लास बिकॉज ऑफ यू, थैंक यू सर। अरे दिस इज माय प्लेजर कृष्णा। I had tried to mix, English and Hindi as much as I can, so that you guys also have a complete understanding of it, what we have discussed, and I will help you. Sir, in English sectional mock test, even if I am getting 13 to 15 marks, still I am getting 95 plus percentile. So do I have to focus on improving more, or can give the time to some other subject? Simple सी बात है निखिल. If you are getting 13 to 15, that might as well go up to 17 to 18 in the actual test. Having said that, secondly, what you need to do in English is very simple. Take the mock, analyze the mock. After analysis also, are you getting 13 to 15? या after analysis you are getting 17 to 18? ये बताओ मुझे. Analysis कैसे करना है, क्या करना है? This I have already told you multiple times. After analyzing the mock, after giving the unattempted and the wrong answers, are you still ending up with 13 to 15, or there is a scope of increase of 3 to 4 marks after analysis? What is your position in that? Very good. After analysis, if you are getting more marks than the previous attempt, are you getting the point that how you can orient or reorient your strategy to attempt the mock so that you get a better score? If you are getting that, try and do that. Even if you are not getting it in mock, I'm sure that you would end up getting more marks in the actual exam. And that's what you need to do in English, nothing else. Mocks and analysis, right? Okay. Nothing else. But rest, because conceptually, I don't think that in English you need to do anything else. As far as I know, as far as I have seen your descriptive writing, I have seen your writing. Your grammar seems to be on place. Your everything, your vocab is also more or less okay. Vocab is not required as much. Reading comprehension, if it is on at par with what you is required, you don't need any conceptual clarity sessions in that. So what you need to do is that take mock, analyze it. उसके गलती से अगले मॉक में क्या चेंजेस करना है स्ट्रैटेजी में, किसको पहले उठाना है, किसको बाद में उठाना है, ताकि आप बेटर तरीके से दे सको, वो देखो. ये प्रोसेस को अगले 4-5 मॉक जो भी आप दोगे टिल द एग्जाम्स, keep on doing, and that would be more than enough for you. I'm sure that at the end of the day you would end up with more marks than 13 to 15, because the more you get, the better it is for you, right? ठीक है, क्लियर है? It is always my pleasure. SS कहते हैं कि this whole course was amazing, and she learned a lot of things. Very good, very good. And see, for in SBI PO there had been a lot of changes. Some changes are cosmetic, some are not so. But if you are able to keep your calm and composed nature, and at the starting of the session, what did I tell you? मैंने आप लोगों को कहा कि you need to keep your mind a little freer now, because at the end of the day, the better you are able to think inside the paper, the better you would score, the more you would score. So rather than stuffing your day with a lot of work, just study for 6 to 8 hours at the max, including 2 hours or 1.5 hours of GA. More than enough. Take mock, analyze it. जिस दिन मॉक ले रहे हो 2.5 घंटा वहां पे चला जाएगा, एनालिसिस में 2.5 घंटा चला जाएगा अगले दिन, राइट? जो बाकी का 2-3 घंटा 4 घंटा बचता है ना, ये 3-4 घंटा बचता है, उसमें जो जो आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करना है वो करो, ये क्लासेस जो अटेंड कर रहे हो वो करो, बस दैट्स इट. सो इट शुड नॉट go beyond 8 hours 9 hours a day. That would do what? You can do a lot of reading behind that. You can read data analytics, you can read business magazines, उसके आपके data analysis, data interpretation, logical reasoning सब पे काम आएगा, reading पे तो काम आएगा ही आएगा. But core studies इसी पे focus रखना. और इससे होगा क्या कि your mind is getting an adequate practice, and also you are able to keep your mind in a non-fatigued stage. अभी 16-18 घंटा पढ़ोगे ना, फैटिक में चले जाओगे, वो नहीं चाहिए हमें. ठीक है, क्लियर है?
तो टेंशन नहीं लेने का, कोई भी नंबर आ रहे हैं आपके मॉक में, टेंशन नहीं लेने का, जितना बोला है उतना करो, एनालिसिस करो और उससे जो समझ में आ रहा है वो करो। ऐसा बहुत बार होता है कि मॉक में स्कोर नहीं आ रहा है बिकॉज ऑफ द लेवल ऑफ द मॉक, बिकॉज ऑफ आवर मेंटल ओरिएंटेशन, बट जाके आपका एक्चुअल एग्जाम में यू आर एबल टू स्कोर मच मोर देन व्हाट यू वर स्कोरिंग इन मॉक्स, राइट? ओके, सो हैव फुल कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ, दैट वुड बी मोर मोर देन एनफ। ठीक है, चलो फिर, सो लेट्स रैप अप। एनी अदर क्वेश्चन? नो? चलो, सो लेट्स रैप अप, थैंक यू वेरी मच। जो लोग डिस्क्रिप्टिव राइटिंग से कोर्स में है, वी विल मीट यू ऑन ट्यूसडे 6:30 PM एज वेल एज ऑन वेनेसडे इन द वर्कशॉप। वर्कशॉप मिस मत करना, वहाँ पे मैं आई विल ट्राई टू हैव अ कंपटीशन, उसमें समझ में आएगा कि कौन कितने पानी में है, कितना अच्छा कर रहा है। ठीक है, राइट? चलो, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, थैंक्स अ लॉट, बाय।